ऑनलाइन क्लासेस सहूलत या मुश्किल, सुस्त इंटरनेट सर्विस और ऑनलाइन क्लासेस की पेचीदगियों ने क्वेटा के तालिब इल्म को गुलकार बना दिया। नौजवान मुदस्सिर बलोच ने तालीमी मसाइल पर गाना बना दिया। यूरोप से एडवेंचर क्वेटा की गलियों तक पहुंच गया। पार्कोर का खेल क्वेटा के नौजवानों की पहचान बन गया। ऊंची दीवारें, संगलाख चट्टानें, इनकी कलाबाजियां मशहूर होती जा रही हैं। ये हैं आज हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, नया दिन मुबारक, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। और मैं हूं किरण आफ्ताब। मोहम्मद शुएब, ये क्या बात हुई? नया दिन मुबारक तक तो ठीक था, लेकिन ये हंसी क्यों रोकी है? एवी अच्छा था जी, बहुत अच्छा था। तो ये जो 2 दिन की रुख्सत होती है ना हमारी, जो कि 100% नहीं होती। हम लाइव शो में अपीयर होते हैं आपके पास फ्राइडे के बाद में मंडे को, लेकिन इन 2 दिनों में हमने अच्छी खासी मेहनत आपके लिए करके रखी होती है। वो सब आपने देख लिया। लाइव शो है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे खबर चलेगी वैसे आपको मिलेगी। तो हम आपको बताते हैं अब कि आज होने क्या वाला है। कुछ पेशियों का मौसम है और उसी की अपडेट है। आसिफ अली जरदारी पर मुश्किल बढ़ेगी या टलेगी, मामला कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ पाकलैंड रेफरेंस की। यहाँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने बिलावल हाउस कराची में वीडियो लिंक का इंतजाम करने की हिदायत पहले ही कर रखी थी। आपको थोड़ा सा याद दिला देते कि जनाब इससे पहले तबीयत खराब भी रही है, इससे पहले अपीयर नहीं भी हो सके, और इससे पहले काफी सारे बहाने भी या हीले भी। ये मैं ऑपोजिशन की जबान बोली है मैंने, ये मेरी राय नहीं, मैंने सपोर्ट किया है। तैयारी पहले भी मुकम्मल थी, वीडियो लिंक पहले भी एस्टैब्लिश था, सब कुछ था, लेकिन एक नई दरखास्त आ गई थी एट 11th आवर, और दरखास्त एक्सेप्ट हो गई थी एट 11th आवर, और फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। फर्द जुर्म आज आयद होने का इम्कान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर कोर्ट रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वहां पर सिचुएशन है क्या। नैब की कब किससे यारी है, आज हम कल तुम्हारी बारी है। एक गम हो तो बताऊं। नैब के रडार पर मुल्की सियासत के बड़े बड़े नाम हैं। 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर एहतसाब अदालत में फर्दे जुर्म आयद होगी। इस तरह तो होता है, इस तरह 11 को मरियम नवाज और 12 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब के सामने पेश होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में नेशनल बैंक को 4.25 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। पिछली बार तो जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने फर्दे जुर्म आयद होने से बचा लिया था, मगर फिर एक के बाद एक दरख्वास्तें मुस्तरद होती गईं। नेशनल बैंक के साबिक सदर सैयद अली रजा और हमर हुसैन जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह भी बन चुके हैं। कार्रवाई के लिए बिलावल हाउस कराची में वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाएगा। रजिस्ट्रार नैब का नुमाइंदा आसिफ जरदारी की शनाख्त करेगा। जरदारी के दोस्त अनवर मजीद के लिए निजी अस्पताल, मुल्जिम शेर अली, फारूक अब्दुल्ला और सलीम फैसल के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस कराची में वीडियो लिंक का इंतजाम किया जाएगा। हुसैन लवाई समेत अडियाला जेल में कैद 4 मुल्जिमान पर भी वीडियो लिंक से ही फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत की बात हम कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाई आसिफ अली जरदारी, इन पर आज पाकलैंड रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, लास्ट टाइम भी फर्द जुर्म आयद होनी थी, तैयारियां मुकम्मल थी, 11th आवर एक दरखास्त आ गई थी फारूक एच नाइक की जानिब से। आज क्या माहौल है और आज क्या खबरें हैं? वाकई आज फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? शोएब, अभी तक इम्कान तो यही है कि फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी, क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नैब प्रोसिक्यूशन टीम, तफ्तीशी टीम इस वक्त अदालत में मौजूद है, लेकिन फारूक एच नाइक अभी तक 9 बजे का वक्त हो चुका है। अभी तक एहतसाब अदालत नहीं पहुंचे हैं, जो आसिफ अली जरदारी के वकील हैं और जिनकी जानिब से पिछली बार फ़र्द जुर्म मौखर करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके बाद एक और दरख्वास्त दायर की गई थी। 2 अलग अलग दरख्वास्तें थी।
जिसमें नायब के दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया था वो अब खारिज हो चुकी हैं और आज फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल हैं। नैब कराची की टीम बिलावल हाउस कराची में इस वक्त मौजूद होगी और यहाँ पर जो नैब टीम है वो पहुँची हुई है। अब से कुछ देर बाद समात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जो नेशनल बैंक को 4.25 अरब रुपए मुबैना तौर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से नुकसान पहुँचाया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम ही है कि जब वो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ यही बयान 2 वादा माफ गवाहान भी दे चुके हैं जो कि नेशनल बैंक के खुद सदर रहे हैं। साबिक सैयद अली रज़ा और सैयद कमर हुसैन वो दोनों ये बयान भी नैब को दे चुके हैं और इस बार नैब की जानिब से उन्हें माफ़ी भी दी जा चुकी है क्योंकि वो तफ्तीश में उनका बयान काफ़ी जो है अहमियत रखता है, इसलिए उन्हें वादा माफ गवाह बना लिया गया है। लेकिन आज अभी काज लिस्ट डिस्प्ले कर दी चुकी है कि सबसे पहले पार्क लेन केस की ही समात होगी। वीडियो लिंक के जो स्काइप के इंतजामात हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर बाद समात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और बज़ाहिर आज कुछ और ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो कि आसिफ अली जरदारी के वकील की जानिब से कम अज़ कम सामने आ सके जिससे कि फ़र्द जुर्म रुके। लेकिन इसमें जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, उनकी जानिब से अगर कोई दरख्वास्त दोबारा आ गई तो शायद कुछ नया ऐसा माहौल ज़रूर पैदा हो जाए। सुहेल, ये थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा। इसके दो पॉइंट्स हैं, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो वो जो वादा माफ गवाह है, दूसरी तरफ वो लोग कि जिनके और लोगों के भी इसमें नाम है इस सारे केस में। थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रीफ कीजिएगा। इसका बैकग्राउंडर तो आपने दे दिया हमको। देखें, आसिफ अली जरदारी तो इसमें एक मुल्ज़म है, उनके साथ ख्वाजा अनवर मजीद हैं जो ओमनी ग्रुप के सरबराह हैं, उनके साथ हुसैन लवाई हैं, उसके अलावा अब्दुल गनी मजीद हैं जो आपसे कुछ देर पहले अदालत पहुंच भी चुके हैं। ये मुख्तलिफ मुल्ज़मान हैं इस केस में जो नामज़द किए गए हैं नैब की जानिब से और जो दरख्वास्त इससे पहले दायर की गई थी बरियत की और ये रेफरेंस ख़त्म करने की वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी की जानिब से थी। यानी आज अगर कोई इम्कान हो सकता है तो वो किसी जो को अक्यूज़्ड हैं जो शरीक मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से तो दरख्वास्त वही वाली अलग से दायर की जा सकती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के पास जो है ये राइट ये हो सकता वो हो चुका है क्योंकि उनकी दोनों दरख्वास्तें जो है वो खारिज हो चुकी हैं। और सुहेल, इम्कान तो कुछ भी हो सकता है लेकिन अभी तैयारियां फर्द जुर्म की हैं। तैयारियां तो मुकम्मल हैं सुहेल, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा अगर फारूक एच नाइक साहब किसी वजह से अदालत नहीं आते, वो कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकते हैं, वो कोई और रीज़न भी हो सकता है, यूँ ही बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर फर्द जुर्म आयद होगी? मुझे लगा क्लूज दे रहे हैं। देखें शोएब, उनके मावनीन भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, मावन वकला जो हैं वो मौजूद होते हैं और अगर फारूक नाइक नहीं आते लेकिन आसिफ अली जरदारी खुद वीडियो लिंक पर आ जाते हैं तो फिर फर्द जुर्म में कोई रुकावट नहीं है क्योंकि जो मुल्ज़म है वो अगर खुद मौजूद हूँ, असल तो वही होते हैं ना। फारूक नाइक तो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जो कानूनी साइड से उनकी जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी खुद अगर वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। फारूक नाइक अगर अदालत ना भी मौजूद हूँ तब भी। तो जरदारी साहब अवेलेबल हैं? क्या खबरें हैं सुहेल? क्योंकि ज़ाहिर है वीडियो लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है, चेक किया जा रहा है, टाइम 9 बजे का ही होता है, तो खबर क्या है? जरदारी साहब मौजूद हैं वीडियो लिंक पर या ये सब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते? अभी आसिफ अली जरदारी साहब को वीडियो लिंक पर तो नहीं लिया गया है, लेकिन जो बिलावल हाउस कराची में नैब की टीम है वो ज़रूर गई है और वहाँ से जो वीडियो लिंक है उसकी क्वालिटी वगैरह वो सारा कुछ चेक किया जा रहा है अभी तक। लेकिन आसिफ अली जरदारी सामने नहीं आए, उनको उसी वक्त लिंक पर ठीक है और 9:30 बजे बाकायदा आगाज होगा और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा ठीक, यानी 9:30 बजे वहाँ पर और बात कर सकते हैं या नहीं। ठीक सुहेल, यानी 9:30 बजे समात का बाकायदा आगाज़ होगा, फिर फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी ज़ाहिर है कोर्ट ने डिसाइड करना होता है, जो भी मामला उस वक्त होगा। आप साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। कुछ देर बाद जो अपडेट होगी वो भी आपसे लेंगे। बढ़ते हैं आगे। इस वीकेंड पर सबसे बड़ी खबर क्या थी? वो थी लॉकडाउन खत्म हो गया है और रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, जिम्स खुल जाएंगे, लेकिन सिंध में थोड़ा देर से ये फैसला हुआ। एनीवेज जी, अब आज से इसका इतलाक होगा। सिनेमा, जिम्स, पार्क्स, होटल्स ऐसे कर लेना, ऐसे कर लें जी कि अब जो है ना, अब जो भी सर्विसेज कोई थोड़ी बहुत जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है वहाँ से आप जो ऑनलाइन कर रहे थे अब आप जा सकेंगे, लेकिन इसमें रात 10 बजे तक की छूट होगी बस। और इसके अलावा जिम जा सकेंगे और इस सब के अलावा ये कि पार्क्स जा सकेंगे, सिनेमास जा सकेंगे। जिंदगी बहाल होती जा रही है। जिंदगी बहाल होती जा रही है और ये देखकर भी अच्छा लगता है किरण, ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है क्योंकि जब पहले हम देखते थे बाहर निकल के कारोबार बंद और उससे वाकई डिस्टर्बिंग थी। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है,
लेकिन हमने एक मौका ज़ाया किया है। हमें 8 बजे तक सारे के सारे मामलात बंद कर देने चाहिए थे। लाइफ को सारे शहर की रूटीन में लाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ये भी जरूरी था। जरूरी है, लेकिन किरण ये बड़ा अच्छा मौका था। मौका अच्छा था अपने आप को बदलने का, अपनी लाइफ रूटीन को बदलने का। किसी रेस्टोरेंट में जो भी वर्कर सवेरे आता है वो रात गए से पहले नहीं जाता। किसी मॉल में ऐसा नहीं होता, किसी दुकान में शिफ्टों में काम नहीं होता, तो ये किया जा सकता। और किरण उसकी वजह से एग्जैक्टली उसकी वजह से जो पर्सनल लाइफ है वो सबकी मुतासर होती है, क्योंकि कराची का माहौल ये है कि अगर कोई गैदरिंग भी आपने रखी है, भले शादी के अलावा कोई गैदरिंग है, तब भी वो लेट नाइट गैदरिंग्स का रवाज है, जिससे आपकी ना पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारी जो हेल्थ रूटीन है इसको हमने ठीक करना होगा। एनीवेज जी, सिंध हुकूमत की हम बात कर रहे हैं और सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों की रोशनी में ये तय किया गया। तो भैया सवाल ये है, फैसला तो पहले भी हो गया था, अब ताखीर आपने क्यों की? रोशनी अच्छा, रोशनी चाहिए थी। टाइम लग गया था। अब इंतजामिया किरण की तरफ से कहा गया कि जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। ये तो हमने बात कर ली कराची की, सिंध की, कि यहाँ पर अब से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बहाल होंगी, टाइमिंग्स क्या होंगी। अब बात कर लेते हैं जो बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से मलीर नदी की सिचुएशन क्या रही। वहाँ पर वो ओवरफ्लो हुई और उसकी वजह से बहुत से लोग वहाँ पे मुतासर हुए। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा ने। सऊद, इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि वीकेंड पर तो वहाँ पर सिचुएशन खासी ख़राब थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, बारिश तो रुक गई थी गुज़श्ता रोज़ ही, लेकिन जो मली नदी ओवरफ्लो हुई उसका पानी जो है कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी जो रोड है उस पर आ चुका है। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं कि यहाँ पर इस ट्रैफिक को इस रोड के लिए बंद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से पर मजबूर हैं। उजलत में मोटरसाइकिल सवार अपनी जानों को खतरे में डालकर इसी पानी में से गुजर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर पानी मौजूद है, पानी का फ्लो है, इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने ये और इसके साथ कोरंगी का जो रोड है उसको बंद कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब तक ये पानी ख़त्म नहीं हो जाता इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए नहीं खोला जा सकता। जो ट्रैफिक आ रहा है उसको जाम सादिक, बिलाल चौरंगी और अतराफ में जो है मोड़ा जा रहा है, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर जो हो रही है वो ज़्यादा जाम ना हो जाए ट्रैफिक। तीसरा रोज़ है आज, बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद ये पानी अब तक ख़त्म नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि जब फ्लो कम होगा, पानी हल्का हो जाएगा, उसके बाद मुमकिन तौर पर ये खोला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी हमने यहाँ से रिपोर्ट किया था, यहाँ पे जो शहरी हैं वो यही कहते हैं कि यहाँ पर अभी हाल ही में जब बारिश हुई थी उसके बाद ये कहा गया था सिंध हुकूमत की जानिब से कि यहाँ पर पुल बनाया जाएगा, और अब तक इसके कोई इक़दाम नहीं हुए। अगर पुल बन जाता है तो ये हर दफ़ा जो बारिश के बाद वो जाहिर है 2 दिन में नहीं बन सकता। सऊद बिन मुर्तज़ा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो पुराना प्रॉब्लम हो गया ना लोगों का। जब बारिश होगी, छींटे पड़ेंगे, थोड़ा सा भी पानी आएगा तो यहाँ पर यही मनाजिर होंगे, यही परेशानियां होंगी। जी हाँ, बिल्कुल यही मसला है। और यहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो कोरंगी की जानिब लोगों की जाती है, जो कि वर्कर्स हैं, जो मोटरसाइकिलों पर भी जाते हैं, पैदल हो, आम वर्कर हो, गाड़ियों में जाते हैं अपने दफातर को। एक बड़ी तादाद में लोग जो है इस सड़क को यहाँ से लेते हुए जो है अपने दफातर को जाते हैं, लेकिन अब तक इस पर किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए, नहीं पानी को निकालने के लिए। यहाँ पर जो कोरंगी नदी के साथ जो पत्थर या जो कचरा था वो भी सड़क पर आ चुका है, उसको भी अब तक नहीं हटाया गया। पानी रुक जाता है तो उसके बाद भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी, क्योंकि जो पत्थर और या फिर जो उसकी जो इंतजामिया का क्या कहना है, वो सिचुएशन के वो पानी गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं किए गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंतजामिया तो यहाँ कोई नहीं नजर आई थी गुज़श्ता 3 दिनों में। अलबत्ता ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो है सिर्फ ट्रैफिक को वो दिखाई दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। तैयार करें जो मसाइल यहाँ के हैं उनको देखते हुए तो ये लगता है कि जो कुछ हमें कर लेना चाहिए था हमने नहीं किया, बहुत सारे इलाकों की तरह से। और एक तरफ ये पहलू और दूसरी तरफ ये कि शायद अगली बारिश तक ऐसा कुछ हो जाए कि हमको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ऐसा हो कि काम उस जाविये में हो कि फिर वाकई प्रॉब्लम इस तरह से फेस ना करनी पड़े। चलिए जी, अब कराची की तो हम बात कर रहे हैं, कॉजवे की बात हमने की। लठ डैम की सिचुएशन क्या है ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लठ डैम ने सादी टाउन, सादी गार्डन और अतराफ की आबादी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि जो पानी आया वो साथ अपने मिट्टी भी लाया। मजीद अगर बारिश होती है तो डैम का पानी सैलाबी रेले की शक्ल में आबादियों को नुकसान पहुंचा सकता है। लठ डैम के अतराफ रहने वालों का क्या कहना है और सिचुएशन कितनी वर्स है, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद।
जब भी बारिश होती है तो सादी टाउन, सादी गार्डन और मुल्का इलाकों के मकीनों को यही तशवीश होती है कि कहीं लट डैम ओवरफ्लो ना हो जाए और इसका पानी सैलाबी रेले की शक्ल में उनके घरों में दाखिल ना हो जाए। लट डैम पर ही हम मौजूद हैं। ज़रा सूरत हाल इसकी मुलाहिज़ा कर लीजिए स्क्रीन पर। 10 फीट गहरा ये लट डैम है जिसमें 7 फीट सिर्फ मट्टी ही मट्टी है। 3 फीट पानी में बच्चे आराम से मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं। अगर मज़ीद बारिशें हो गईं और ये डैम ओवरफ्लो कर गया तो इसका पानी सैलाबी रेले की शक्ल में दोबारा से सादी टाउन, सादी गार्डन और मुल्का इलाकों के मकीनों को परेशान कर सकता है। मट्टी यहाँ पर भरी हुई है इस डैम में। 2 फुट पे बच्चे नहाते हैं। अगर यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो गई तो ये सैलाब की तादाद में बहुत नुकसान करेगा। सर ये असल में पूरी डैम के अंदर मिट्टी भरी हुई है। 10 फुट टोल डैम है, इसमें 7 फुट तो मिट्टी है। 3 फुट डैम है, जो बच्चा है वो उसमें वो बचे ना रहे हैं। तो यही पानी अवर होकर ये पूरे सादी टाउन की आबादी में और भी आबादियों में ये जाता है, फिर सैलाब की सूरत में हाल इख्तियार करता है, फिर वहीं नुकसान जाके करता है। ये फुल हो जाता है, ओवर हो जाता है। ये आबादी है जो कच्ची आबादी है, सामने और आबादी हैं, उस पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, घर में लोग मर जाते हैं। नी डैम की सफाई है, नी कुछ भी नहीं है इधर। हुकूमत को चाहिए कि ये ऐसे इक़दाम करें कि वहाँ पर इतना नुकसान ना हो। क्या अब इक़दाम करेंगे? समा ने तो निशानदेही कर दी, अब आप क्या सिंध हुकूमत क्या करने वाली है? अभी हम यहाँ थड्डू डैम पे खड़े हैं, आप थड्डू डैम को देख रहे हैं और यहाँ भी अमला यहाँ बाकायदा मौजूद हैं। ये 16,200 क्यूसिक इसका स्टोरेज कैपेसिटी है और इस वक्त यहाँ पे 14,000 क्यूसिक के करीब पानी यहाँ मौजूद है। अभी इसका लेवल 31 फीट है और ये 37 फीट तक जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसका लेवल भी मेंटेन है और यहाँ पे सूरत हाल बेहतर है। और इसकी मुसलसल आप देखें इरीगेशन के यहाँ चीफ इंजीनियर और इनके अफसरान भी यहाँ का दौरा करके गए हैं और यहाँ पीछे भी इरीगेशन के लोग पीछे देखें, उनके काम जारी है। लट डैम की जो बात आपने की, थोड़ा मैं आपको उसकी वजाहत करूँ कि लट डैम उस ज़माने में बन रहा था जब ये सादी टाउन की तरफ फटा था, तो उस टाइम ये लट डैम जो तो जितना बड़ा बरसाती नाला होना चाहिए था उतना छोटा सा ये लट डैम है, इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पर इतनी परेशानी। सलमान अपडेट कर रहे थे। अब कराची का हाल ये है कि बारिशें हो जाती हैं, लोग परेशान होते रहते हैं। सड़कों का हशर नशर हो चुका है, सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, सवारी सवारों समेत आती है और फिर उसके बाद में आपकी सवारी को भी नुकसान पहुंचता है, आपको भी टेंशन होती है, नुकसानात से आप दो चार हो जाते हैं। नॉर्थ कराची फोर्ट के चौरंगी, यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जगह जगह बारिश के असरात हैं, टूट फूट है। खुर्शीद आलम बता रहे हैं जरा इसी एरिया का अहवाल। मैं मौजूद हूँ फोर्ट के चौरंगी नॉर्थ कराची में और मेरे पीछे गाड़ियों की एक लंबी कतार है और जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो सिर्फ इसलिए है कि फोर्ट के चौरंगी बड़े अरसे से टूट फूट का शिकार है और हालिया बारिशों ने तो उसका बेड़े गर्क कर दिया है। क्या वाकई वहाँ पे टूट फूट है या झटके लगते हैं गाड़ियों को? आए जरा देखते हैं। आइए फोर्ट के चौरंगी की सैर करते हैं और देखते हैं कि वाकई उसमें कितने झटके लगते हैं। इस वक्त हमारी गाड़ी बिल्कुल फोर्ट के चौरंगी के पास पहुंच चुकी है और हमारी गाड़ी के आगे और पीछे और अतराफ में बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्योंकि गड्ढे वाकई हैं, क्योंकि लगता ऐसा है कि हमें भी इन झटकों का सामना करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर गाना याद आ रहा है जो बहुत पुरानी फिल्म थी और जिसके बोल थे, गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके। दिल का जाम छलके न छलके, लेकिन लगता ऐसा है कि गाड़ी को जो झटके लगेंगे उससे गाड़ी के अंजर पंजर शायद ढीले हो जाएं। बिल्कुल ही रोड खराब हुआ है, गाड़ी चल ही नहीं रही है, बिल्कुल बहुत गड्ढे हैं, जैसा लग रहा है क्लिफ्टन के झूले हैं इधर। अल्लाह वाली पे बुरा हाल हुआ है, आधी गाड़ी डूब रही है। बहुत बुरा लगा, यकीन करें बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे आने जाने में और बाइकें अलग खराब हो रही हैं। लगा ऐसा कि जी रीढ़ की सारी हड्डियां हिल गई हैं और गुज़िश्ता ये कई सालों से भुगत रहे हैं, अब तो कमर सीधी करके चल भी नहीं सकते घर में। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, फोर्ट के चौरंगी से गुजरना और झटके खाना हर शख्स की मजबूरी बन चुकी है। कराची के शहरी ये सोचने पर मजबूर हैं कि इतने झटके तो जिंदगी ने नहीं दिए जितना इन टूटी फूटी सड़कों ने दे दिए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद और नागन चौरंगी में पानी क्यों जमा हुआ? सिंध हुकूमत ने सारा मलबा ग्रीन लाइन मंसूबे पर डाल दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं गुजर नाला फिर ओवरफ्लो हो गया। इसका कुछ हिस्सा हमने और कुछ NDMA ने साफ किया था। कराची शहर में अगर आप लैंड ओनिंग की बात करें, जो हिस्सा KMC के उसमें आता है, तो वो कोई 30-35% मोस्टली जो एरिया है वो मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के उसमें आता है। मनोड़ा कैंटोनमेंट है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट है, कराची कैंटोनमेंट है। आप कहेंगे कि पता नहीं कराची सारी की कैंटोनमेंट है। जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, सदर का एरिया है, कराची कैंटोनमेंट कहा जाता है शुरू से। जब वहाँ पे भी कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उनका जाहिर है जो ब्लेम है वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ पर आता है, फिर उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को भी उसमें ब्लेम दिया जाता है। लेकिन जाहिर है हम किसी चीज़ से बरीउल ज़िम्मा नहीं है, लेकिन असल काम जो करना है वो इन्होंने करना है। और ये और बात है कि हमें इनसे काम लेना है। इस दफ़ा जो बड़ा इशू सामने आया वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का था। KDA चौरंगी, गनी चौरंगी, नागन चौरंगी। उसकी वजह जो पहाड़ी है, एक साइड पे लेफ्ट हैंड पे पहाड़ी है, वहाँ से पानी आता है और फिर वो ड्रेन्स हैं जिन्होंने जाके गुजर नाला में जाना है या किसी और बड़े नाले में जाना है, तो उनमें रुकावट आ गई। और वो रुकावट आई ग्रीन लाइन के कॉरिडोर की वजह से। अरे तो बस कराची का एक ही तो मसला है, अगर वो मंसूबा शुरू नहीं होता तो पानी कभी पहाड़ों से उतरकर मुख्तलिफ इलाकों में आता नहीं, कभी जमा होता नहीं, कभी खड़ा होता नहीं। लेकिन काफ़ी कुछ है कि जो हो सकता था। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने बहुत सारी बातें कर डाली। हमने सोचा कि इसके ऊपर कमेंट लेते हैं, ज़रा तफसील के साथ में बात करते हैं। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा थोड़ा सा क्विकली, एक तो ये कि जो शाह साहब की स्टेटमेंट है उस पर भी कमेंट करें। दूसरे ये कि आपने वाकई कराची की सड़कों पर निकल कर देखा, क्या वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लाइन मंसूबा है जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है, खड़ा हो जाता है? देखिए शाह साहब, जब भी कोई किसी के पास इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री होती है तो उस बेचारे में बड़ी मुसीबत में होता है कि उसने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी होती है, सिर्फ सुबह से लेकर वफाक तक सिर्फ मुतमईन करना होता है। कोई भी हो मैं नहीं कहता, इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर वो उसने वही बात करनी है, उसकी नौकरी है कि उसने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है, बेशक खाक कितना ही झूठ क्यों ना बोलना पड़े। ये एक तो अलमिया है। तो शाह साहब भी बेचारा क्या करे, लेकिन इसको अगर हकाइक से थोड़ा जान लें, ग्रीन लाइन की जो बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या ये सब कुछ अभी हो गया, ये पहाड़ियां अभी बन गई? असल इशू ये है कि इन्होंने बदल दिया है रुख गटर नालों का। पहले होता रहा हम बदलते हैं रुख हवाओं का, पीपल्स पार्टी ने कहा हम बदलते हैं रुख गटर नालों का। हुआ ये है 10-12 साल में जिस अंदाज से इन्होंने कब्जे करवा दिए, इन्होंने सफाई नहीं की, जिसकी वजह से आप देखिए पिछले साल DHA के अंदर पानी आता है, PCHS, उन इलाकों में पानी आना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गए जो कि सदियों से नहीं डूबते थे। अभी आप थोड़ी देर पहले सादी टाउन की बात भी कर रहे थे आप लोग, बहुत सारे वो एरियाज जहां पानी नहीं आता था वहां पानी अब आना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि इसको, अगर मैं आगे तक आता हूँ, लट डैम और दीगर डैम्स को 8-10 डैम बने हुए हैं मलीर के पहाड़ों में, गडाब के पहाड़ों में, अनप्लान बगैर प्लानिंग के डैम बन गए। उसकी आखिरी वो उसमें लट डैम आता है, थदो डैम के और लट डैम के पिछले के एरियाज में। उसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी को जब गलत तरीके से, अब गलत प्लानिंग से डैम होने चाहिए थे, ठीक होने चाहिए थे, उनको रोक के बना। अब जब डैम टूटते हैं तो फिर वो एरिया टूटते हैं। और जो कल जो शहर बताया शाह साहब, बात ठीक नहीं कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जो इन्होंने पिछले 10-12 साल के अंदर 18वीं तरमीम के बाद सिंध गवर्नमेंट के पास, चूंकि कचरा इनकी जिम्मेदारी, गटर इनकी जिम्मेदारी, उसकी वजह से शहर का हशर ये हुआ है जो आपने देखा। और इस दफा कम हुआ है सिर्फ इसलिए कि 6 दिन का जो NDMA का काम था, गुजर नाला मिला। अभी तो देखिए आगे जाके होशरुबा तफसीलात लोगों को मिलेंगी, होशरुबा कि इन लोगों ने पिछले 8-10-12 साल में कितने पैसे इसी गुजर नाले पे खर्च किए और कितने से मामूली से पैसों में। इतनी होशरुबा मालूमात होती है कि वो अदालत में जाके साबित नहीं होती हैं। ये शिकवा पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं मालूमात की बात कर रहा हूँ, पूरा मैं बता रहा था कि इस गुजर नाले पे इससे पहले कितनी दफा कितने पैसे खर्च हुए, और एक मामूली से पैसों में NDMA ने इसको जितना भी साफ किया आपके सामने था। इस दफा
बड़ी बड़ी तैयारी थी, लेकिन वो सर वैसे आपने कहा मामूली से पैसों में शेयर कर सकते हैं सर, इस बार जो एनडीएमए ने काम किया, ये जो काम हुआ सफाई का, कितने पैसों में हुआ सर? देखिए जिसका काम है ना वो जरूर बताएंगे वो। आपने कहा सर मामूली से पैसों में हुआ है, मैं बता रहा हूँ मामूली से। कितने? एक वक्त आएगा सारी तफसीलात अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए बहुत कम है, बहुत कम है अभी तफसीलात वो कंपाइल करके जब सर थोड़ा सा तो शेयर करें। फॉर एग्जांपल सिंध हुकूमत अगर काम करती थी तो कितने पैसे लगते थे और काम भी नहीं होता था, और अब एनडीएमए ने काम किया तो कितने पैसे लगे हैं सर? सिंध हुकूमत अरबों खर्च करती थी और ये चंद करोड़ के अंदर काम हो गया। तफसीलात बाद में आपको पता चल जाएगी। मैं एक बात और नहीं छोड़ना चाह रहा कि समझे अरबों रुपए खर्च होते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं पहले अरबों होते थे खर्च, अब करोड़ों होते हैं। ठीक, चंद करोड़ में कराची के नाले साफ हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर, मुझे एक बात प्लीज बताइएगा। सब नहीं जो 3 नाले साफ किए हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर आपने जब अरबों की बात की, आपने उन नालों के मुताबिक की बात की, उन नालों के पे अरबों रुपए लगे हैं, आप चंद करोड़ में हुए। सर जो ग्रीन लाइन पर तनकीद हुई है कि ग्रीन लाइन बनी और उसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई है, मेरा सवाल सर ये है कि जिस वक्त ग्रीन लाइन का आगाज हुआ था, जब कंसल्टेशन हुई थी सर, आई एम श्योर वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान ये बात हुई होगी, कंसल्टेशन हुई होगी, प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम डिटेल्स ऑन पेपर होंगी। ये बात अब सरफेस पे क्यों आ रही है कि इसकी वजह से पानी जमा हो रहा है, इसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो? पहले ये बात क्यों नहीं की गई? देखिए SIDCL हो या पहले KIDCL, इसके बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, इसमें सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मौजूद हैं, इसमें कमिश्नर कराची मौजूद हैं। ये तीनों लोग सिंध गवर्नमेंट के जिम्मेदारान जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो चीफ सेक्रेटरी साहब तो वफाक के नुमाइंदे, लेकिन वो सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध से हैं, कमिश्नर कराची सिंध से हैं, इस सिंध हुकूमत का हिस्सा है। ये SIDCL के उस बोर्ड में शामिल हैं जहाँ डिसीजन होते हैं, जहाँ डिजाइनिंग होती है, जहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं, जहाँ मीटिंग होती है। मैंने वही कहा ना, आपके पॉलिटिकल बात होती है, फेंक दो सर। मैं इसीलिए तो जवाब आपसे ले रहा हूँ। नहीं सर, मैं जवाब इसलिए आपसे ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी कि अगर ये मामला ऐसा था, अगर सिंध हुकूमत को कोई परेशानी थी कि ग्रीन लाइन से मसाइल होंगे, तो क्या कभी सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर वफाक को ये कहा, लिखा? ये बात सिर्फ मीडिया की हद तक ही है, ये बात सिर्फ इल्जामात की हद तक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है? आज तक इस पे ना किसी मीटिंग में इतराज किया गया। मैंने बताया ना आपको, सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी साहब, ये सब लोग इसका हिस्सा होते हैं, इसका SIDCL में बोर्ड में। आज तक ना किसी मीटिंग में इसका इतराज किया गया और ना ही वफाक को लिखा गया, वफाक से बात की गई। और ये SIDCL जो है, ये सिर्फ नहीं है कि ये कोई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वफाक का इदारा है जो आके बना देता है। SIDCL एक जो उस बोर्ड के अंदर, उस कंपनी के अंदर, ये सिंध गवर्नमेंट के मुकामी लोग भी शामिल हैं। ये गलत बात है कि ग्रीन लाइन, अच्छा देखिए किसी जगह ग्रीन लाइन की वजह से प्रॉब्लम जरूर आया होगा, मैं नहीं कह सकता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई प्लानिंग में गलती हो सकती है, किसी जगह किसी नाले के ऊपर वो आ सकता है, सब चीज मुमकिन हो सकती है। लेकिन ये कहना इस वफाक ने कर दिया, भाई आप खुद शामिल हैं, आप प्लानिंग का हिस्सा है, और जो डिजाइनिंग होती है उसमें सिंध गवर्नमेंट से अप्रूवल्स होती है, सिंध गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ली जाती है। ऐसे कोई नहीं करता, वफाक आएगा, टेम्पर लाएगा, लोडर लाएगा, शावल लाएगा, किसी का घर हटाएगा, वहां लाके कोई पुल बना देगा, नाला बना देगा। मतलब ये गलत बात है। ये इस पे इल्जाम, उस पे, ये 12 साल का कचरा है। कराची को जो कचरा कुंडी बनाया सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, गटरस्तान बनाया इन्होंने बनाया। ये नाले थे बरसात के, इसमें डाल दिया कचरा। ये नाले से बरसात के, इसमें डाल दिया गटर लाइनें। अब देखिए, कचरा हमने फेंका और गटर लाइनें हमने खोली। सर शेख साहब देखिए, ये अगर इस बात को चलिए ऐसे करके देख लेते हैं कि अगर अब वो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी ऑपोजिशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अब हम लोगों ने देखा कि मुख्तलिफ वज़रा भी आए, PP रहनुमा भी आए, वो दौरा भी कर रहे हैं, वो चीज़ों का जायज़ा भी ले रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए 12 साल का अरसा है कि जिसमें कराची ने भुगता है बाकायदा कि यहाँ कोई नहीं आएगा, इस शहर के सर पे कोई हाथ नहीं रखेगा, यहाँ गोली चले, यहाँ गोले गिरे, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए खड़े होते हैं, वो सूबाई हुकूमत हो या वफाक हो, सर बिगाड़ आते आते साल लगे हैं, उसको ठीक होते होते कितना अरसा लगेगा? क्योंकि अगर हम वाकई सालों की बात करेंगे तो ये तो अगेन ज्यादती होगी शहरियों के साथ में। अगर दिल, मतलब मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल विल हो और थोड़ा सा दर्दमंदाना दिल भी हो किसी भी बंदे के पास, किसी भी गवर्नमेंट के अमलदार के पास, किसी भी
किसी के पास भी तो चीज़ें जल्दी मुमकिन हो सकती हैं। ख़राब करने में बेशक बहुत दिल लगाओ। आप देखिए 12 साल में गुजर नाला साफ नहीं हुआ, 6 दिन में गुजर नाला साफ हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि सभी कुछ ऐसे हो जाएगा, बहुत कुछ खराब है, कहीं कब्जे हुए हैं, कहीं कुछ हुआ है। 6 दिन में 3 नालों का बिल्कुल क्लीन हो जाना। सर सॉरी बात कट रही है, सर सॉरी बात कट रही है। वसीम अख्तर साहब की एक उनकी राय है, उनका ये कहना है कि देखिए सफाई हो जाना मुश्किल था, बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन ये हतमी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो वही सिस्टम्स है। मैं उन्हीं के बारे में पूछना चाह रही थी। ये हद भी, लेकिन मिसाल दी है ना आपको जी कि अगर कोई करना चाहे इख्तियार हो। आप देखिए हमें 3 नाले साफ करने के लिए एनडीएमए कान यूं जाके पकड़ना पड़ा, हमें एनडीएमए के एक्ट का सहारा लेकर आना पड़ा। हमें सीधा हम नहीं करते, नहीं तो कहते ओ 18वीं तरमीम आप तो आ नहीं सकते। अगर हमें कुछ करने का मौका मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सब यूं ही घुमा के पकड़ लीजिए, लेकिन काम हो जाने चाहिए। इंशाल्लाह होगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमको टाइम दिया और मसाइल के ऊपर बात की। न सिर्फ एक कराची बल्कि सिंध के जो अंदरूनी इलाके हैं वो भी ऐसे हैं कि जहाँ पर तवज्जो दी जाए, काम किया जाए। एग्जैक्टली जी, उन इलाकों की बात हम आगे चलकर करेंगे कि सिंध में किस इलाके में इस वक्त ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन अभी वीकेंड पे मेरा फोकस बार बार चला जाता है। ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? क्या मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने किया। क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ तो लोगों ने कहा इतने माह का लॉकडाउन था, सियाती मकामात पर हम जा नहीं सकते थे, अब आया वीकेंड तो लेट्स गो टू मरी। और फिर ऐसा ही हुआ, मलके कोसार में मेला लग गया। तवील बंदिश के बाद सियाती मकाम खुलने के बाद लोगों की बड़ी तादाद मरी पहुंची। GPO चौक के मनाजिर भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और बारिश से वहाँ पर मौसम सुहाना हुआ, दिल तो दीवाना हुआ वहाँ जाकर। किस किस का? ज़फर इकबाल रहीम की रिपोर्ट में जानते हैं। मेरा नहीं हुआ। लॉकडाउन खत्म, सयाहों की तफरी शुरू, आवाम की बड़ी तादाद मलका कोहसार पहुंच गई। माल रोड से झीका गली तक लोगों का रश लग गया। सभी ने झूलों के साथ साथ सफारी ट्रेन के भी खूब मजे लिए। बारिश ने हसीन नज़ारों को मजीद दिलकश बनाया तो सयाहों की तो जैसे ईद ही हो गई। आज बहुत अच्छे के बाद लॉकडाउन खुला है और हम मरी आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे रश भी है, बहुत से लोग आए हुए हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मरी में सयाहों की बड़ी तादाद में आमद पर होटल मालिकान भी खुश हैं। मरी 5 महीने के लॉकडाउन के बाद सियाह मरी आ रहे हैं। मरी में भूख और इफलास का आलम था। सियाहों की आमद के साथ ही बिजनेस कम्युनिटी के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई। इंतजामिया के मुताबिक कल रात से अब तक 42,000 से जायद गाड़ियां मरी आ चुकी हैं। जफर इकबाल रहीम, समा, मरी। तो जनाब ईद आई, गुजर गई, उसके बाद में छुट्टियां आई, बहुत थोड़ी सी, वो भी गुजर गई, लेकिन अब होगी बात जश्न आज़ादी की। उसकी तैयारियां भी जारी हैं। मुल्तान में यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां तेज़ नहीं तेज़ तर हो गई। इस बार कोरोना के बायस शहरियों के लिए मुनफरिद मास्क भी तैयार किए गए। तो अगर वैसे यूज़ नहीं करना तो ऐसे करके देखिए, क्योंकि ये बड़ा गजब का आइडिया है। इसी पर अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद। साल की तरह रवां साल भी मुल्तानी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से फेस मास्क तैयार किए गए हैं, जिसे खरीद कर शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। शहर में मजीद क्या तैयारियां की जा रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। जश्न आज़ादी के नए नए मास्क आए हैं, हम खरीदा है और भी मास्क बहुत पड़े हैं, बहुत प्यारे प्यारे मास्क पड़े हैं, हमने सारे खरीदे, सारे बहन भाइयों ने सारों ने लिए हैं। जश्न आज़ादी इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़ोर शोर से मनाने का इरादा है। बच्चों को भी इसलिए अपने साथ लाए हैं, इन्हें मास्क दिलवा रहे हैं और इन्हें झंडे दिलवा रहे हैं, झंडियाँ दिलवा रहे हैं। डिफरेंट स्टाइल में आए हुए हैं मास्क और ज़्यादा सेल हो रही है इनकी, अच्छे बिक रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। हस्बे रूटीन पूरे साल हर साल में जो झंडे होते हैं, झंडियाँ होती हैं, बैजेस होते हैं, मास्क होते हैं और आजकल वो फेस मास्क भी जश्न आज़ादी के आए हुए हैं, वो भी बहुत लोग ख़रीद रहे हैं कोरोना की वजह से। शहर में हर तरफ हरियाली छाई है, बच्चे बड़े सभी मास्क खरीद कर जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। और तैयारी तो ये भी हो रही है कि लॉन्ग वीकेंड आएगा, क्योंकि 14 तारीख है फ्राइडे को, फिर सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो लोग उसकी प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तो लॉकडाउन खत्म हो चुका है। तैयारियों की खैर हम बात कर रहे हैं, रावलपिंडी आपको लेकर चलते हैं
कि रावलपिंडी में जश्न आज़ादी के रंग हैं कैसे, ये हमें दिखाएंगे सदाकत अली। अगस्त अर्ज़े पाक से इजहार मोहब्बत का दिन, यौम आज़ादी करीब आते ही शहरियों के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा ठाठे मारने लगा। जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। रावलपिंडी के मरी रोड पर कौमी परचमों की बहार, जगह जगह स्टॉल्स लग गए। झंडे, झंडियां, बैजेस, सब्ज रंग की शर्ट्स और दीगर चीजों की फरोख्त जारी। कोई गाड़ी तो कोई घर पर परचम लगाने के लिए खरीदारी कर रहा है। 14 अगस्त के लिए गाड़ी पर झंडा लगाने के लिए रुकूं। जोशो खरोश से बाइक तैयार किया हुआ है, सारे आए हुए हैं, सामान ले रहे हैं, जड़ियाँ ले रहे हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से आराइशी सामान का कारोबार भी खूब चमक उठा। हर बंदा इंटरेस्टेड है और जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश और बड़े अच्छे अंदाज से मनाने की तैयारियां कर रहा है। इस साल सब्ज हिलाली परचम के साथ कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर के झंडे भी फरोख्त हो रहे हैं। जिंदा कौमों का शेवा है कि वो अपना यौम आज़ादी कौमी जोशो जज्बे से मनाती हैं। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। सदाकत इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। हम ज़रा आपको एक बार फिर कराची के तस्करे के लिए तैयार करते हैं, या यूँ समझिए कि बारिश के लिए तैयार करते हैं। क्या कराची वाले मज़ीद बारिशों के लिए तैयार हैं? सिंध बलूचिस्तान में कब और कितनी बारिश हो सकती है, ये बड़े सवाल है ना, आजकल यही इन है भाई। तो हमने सोचा कि हम इसी के ऊपर बात करें। जवाद मेमन हमको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर बारिश होगा, कितना बारिश होगा, सब यही पूछते हैं आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है किरण, अभी जो है वो ये सिस्टम जो था वो तकरीबन पाकिस्तान से जो है वो निकल चुका है। ओके। और अब अगले 3 से 4 दिन जो है वो कराची समेत जो ये सिंध की साहिली पट्टी है, इसमें अगेन सी ब्रीज और सी क्लाउड मौजूद रहेंगे। इस वक्त एक मगरबी हवाओं का सिस्टम, जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो बॉर्डर की तरफ मौजूद है, जिसके इंट्रैक्शन से अगले 3 से 4 दिन कराची समेत इसके आसपास के जितने भी एरियाज है उसमें लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होती रहेगी। हल्की सी हुई कुछ इलाकों में, वो उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई, कह सकते हैं कि इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुई, क्योंकि अब मानसून ट्रफ एक्टिवेट है यहाँ पर साउदर्न पाकिस्तान की तरफ काफी हद तक मौजूद है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो अगेन वही लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आवर्स में जो है वो कराची समेत आसपास के एरियाज में जो है लाइट टू मॉडरेट शावर्स जो है वो अगले 3 से 4 दिन कंटिन्यू करेंगे। राइट। और इसके अलावा मौसम खुशगवार रहेगा, क्योंकि कराची का मौसम तो डिपेंडेंट है हवाओं पे। आपने कहा ना हवाएं चलेंगी, उसके हवाले से प्लीज़ मुझे बताइए कि हवा चलती रहेगी तो थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर रहती है कराची के लिए। बिल्कुल शेफ, हवाएं जो है वो अब सी ब्रीज जो है वो काफ़ी हद तक आज रात से जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम जो है इस वक्त ओमान पाक ईरान बॉर्डर ओमान के आसपास मौजूद है। ये मजीद जो है वेस्टवर्ड चला जाएगा और उन इलाकों में दाखिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ सी ब्रीज जो है वो अब बातदरीज बेहतर होती चली जाएगी। तो इस हवाले से जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। यानी सिस्टम दूर जाएगा तो यहाँ पर हवा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई नया सिस्टम करीब तो नहीं आ रहा? देख रहे हैं आप आसपास भूला भटका सिस्टम आ रहा हो इधर? शेफ फिलहाल अगले 3 से 4 दिन तो नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मैंने बताया था कि अगस्त के एंड पे अगस्त के एंड पे भी एक सिस्टम है, और मैंने आपको डेट्स बताई थी कि 17-18 अगस्त के आसपास जो है वो एक और सिस्टम आता हुआ नजर आ रहा है। ओके। तो अब तक की जो इसकी फोरकास्ट है वो यही नजर आ रही है कि एक और जो है वो 17-18 अगस्त के आसपास एक और सिस्टम जो है वो ये साउदर्न पाकिस्तान कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान को इफेक्ट करेगा, जबकि एक और ताकतवर सिस्टम जो है वो अगस्त के एंड में भी उम्मीद है कि वो इफेक्ट करेगा। ठीक, ये वो सिस्टम है जो कि आप अभी फोर्सी कर रहे हैं। जवाद भाई बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और ये बड़ी अच्छी खबर के लिए कि हवाएं चलती रहेंगी, क्योंकि जो सी ब्रीज है जब वो चलती है तो उससे कराची वालों को उसकी सांस में सांस आती है। वी फील गुड जब हवा चल रही होती है। कराची का मौसम जो है ना, मैं कहता हूँ वो यही है किरण, हवा चलती रहे। हवा चलती रहे ना। मैं बारिश से पहले और इन बादलों से पहले वाला मौसम ना ज़रा सा लोगों को याद दिलाना चाह रही थी। हवा बंद थी, हब्स था बहुत ज़्यादा, लोग परेशान थे, और धूप बहुत तेज़ थी जनाब, ये भी था। तो फिर उसके बाद में वो मसला गया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये सब कुछ होता रहा, और फिर ये भी होता रहा जनाब साथ में कि बारिश हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम कांस्टेंट रहा, वो था कि इलेक्ट्रिक का। उन्होंने लोगों को बहुत तंग किया। जब गर्मी थी हब्स थी तब भी, जब हब्स नहीं था थोड़ी हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी तब भी।
ये कहीं पे लिखा हुआ है शायद कि ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे रह के ना, लेकिन इस वक्त कुछ और लिखा जा रहा है। वो क्या है भला? और कुछ पढ़कर सुनाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। एहतसाब अदालत से खबर आपको दे रहे हैं। पाकलैंड रेफरेंस की समाअत। आसिफ अली जरदारी को जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। फर्द जुर्म से मुताल्लिक आपको बता दें कि कहा गया कि आपने बतौर सदर शरीक मुल्जिमान के साथ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये भी बता दें आपको फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और एज एक्सपेक्टेड आसिफ अली जरदारी साहब ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अब होगा ये कि बाकायदा ट्रायल का आगाज होगा। फर्द जुर्म जो आयद की गई है इसी पर अपडेट लेंगे। सुहेल रशीद साथ मौजूद हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा, फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शोएब, ऐसा ही है। पार्क लेन केस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब से थोड़ी देर पहले जज आजम खान ने आसिफ अली जरदारी को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई है और आसिफ अली जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई उसमें यह कहा गया कि आपने बतौर सदर पाकिस्तान अपने शरीक मुल्ज़मान के साथ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। आपने बदनीयती से कर्ज लेने के लिए फ्रंट कंपनी पार्सिनर बनाई और आपने बतौर सदर पाकिस्तान असरअंदाज होकर कर्ज की रकम जारी कराई। साथ ही ये भी कहा गया फर्द जुर्म में कि आप पार्कलैंड कंपनी के डायरेक्टर से आपने फ्रॉड का मनसूबा तैयार किया था। गैर कानूनी काम को कवर देने के लिए ही आपने फ्रंट कंपनी बनाई थी और फ्रॉड से हासिल रकम को अपने अकाउंट से मुंतकिल किया और जाली अकाउंट्स में पे ऑर्डर के जरिए मुंतकिल किया गया। ऐसा कहा गया फर्द जुर्म में। फर्द जुर्म आयद होने से पहले आसिफ अली जरदारी ने अदालत से यह इस्तदा की कि उनके वकील चूंकि आज मौजूद नहीं है इसलिए फर्द जुर्म आयद ना की जाए। तफसीली मुकालमा हुआ आसिफ अली जरदारी का जज साहब अदालत के साथ और उनका यह कहना था कि आप या तो आज फर्द जुर्म रोकें या फिर ये लिख दें कि आसिफ अली जरदारी को वकील की जरूरत ही नहीं, ये अदालत कह रही है। इस पर जज आजम खान ने कहा कि हम ऐसा फैसला नहीं दे सकते। आपके वकील को नोटिस किया गया था, वो नहीं आए तो फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। साथ ही जज की जानिब से उन्हें यह भी कहा गया कि सिर्फ मुल्ज़िम की मौजूदगी जरूरी होती है। आप जो मौजूद हैं इसलिए फर्द जुर्म रोकी नहीं जाएगी। कार्रवाई इसके अलावा जी मैं ये पूछना चाह रही थी, कार्रवाई के आगाज से इस मुकालमे तक ये मामला होने तक कितनी देर लगी है, कितनी देर का ये मामला रहा सारा? देखें, इससे पहले दो शरीक मुल्ज़मान की जानिब से भी दरखास्त दायर की गई थी। आज के ताहा रजा जो है एक मुल्ज़म अडयाला जेल में कैद, उनके वकील की जानिब से कि उन्हें लॉकडाउन की वजह से अभी तक अपने वो मौके से मिलने नहीं दिया गया, लिहाजा फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकी जाए और पहले हमें से मिलने दिया जाए। इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया अदालत की जानिब से। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने मुकालमा शुरू किया और तकरीबन 5 मिनट तक ये मुकालमा जारी रहा। आसिफ अली जरदारी बार बार ये कहते रहे एहतसाब अदालत से कि आज फर्द जुर्म नहीं हो सकती क्योंकि मेरे वकील जो है वो मौजूद नहीं है। इस पर जज की जानिब से उन्हें यह बताया गया कि आपको हम सिर्फ कुछ सवालात पूछेंगे, फर्द जुर्म पढ़कर बताएंगे, उसका आपने सिर्फ जवाब देना है कि आपने ऐसा किया या नहीं किया। इस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उन्हें 30 साल हो गए हैं मुकदमा भुगते, वो सब जानते हैं। इस पर जज आजम खान का यह कहना था कि अगर आप सब जानते हैं तो फिर आपको एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर आसिफ अली जरदारी ने यह जवाब दिया कि मैं सब जानता हूँ इसलिए एतराज कर रहा हूँ कि मेरे वकील की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि वो होंगे तो मेरी जगह पे कानूनी जवाब देंगे। लेकिन फर्द जुर्म रोकने की इस्तदा मुस्तरद की गई है तमाम मुल्ज़मान की और फर्द जुर्म इस वक्त आसिफ अली जरदारी पर आयद कर दी गई है। वो बिलावल हाउस कराची में सियासी सरगर्मियों के लिए मुख्तलिफ अपने ऑफिस में मौजूद थे, वो बैठे हुए थे और वहाँ से वो इस वक्त भी वीडियो लिंक पर अदालत में मौजूद हैं। सुहेल, थैंक यू, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। मजीद भी आपसे जानेंगे, प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमको स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके। मंसूर मुगैरी, इस खबर को ब्रेक करने से लेकर इसमें आने वाले ट्विस्ट, फिर उसके बाद में गवाहान का वादा माफ गवाहान का आना, ये जो मुख्तलिफ राहों से होता हुआ केस आगे बढ़ा है और अब इतनी बड़ी डेवलपमेंट, प्लीज़ ज़रा अहाता कीजिए सारे सफ़र का। नया दिन के नाजरीन को, समा के नाजरीन को बताइए। देखिए, बड़ी मेहरबानी। जैसे आपको पता है कि ये स्टोरी ब्रेक भी मैंने ही की थी। समा ने अपने नाजरीन को बताया था सबसे पहले कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है फेक अकाउंट्स केस के नाम पे, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आने वाले हैं। उसके बाद फिर हमने नाम लेना भी शुरू कर दिया था। पहली बार जब हमने जरदारी साहब का नाम लिया, फरियाल तालपुर का नाम लिया, ओमनी ग्रुप के पूरे बंदों का नाम लिया, तो सब लोग हैरान थे, कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अक्सर लोगों का ये कहना था, कुछ लोग हम पे तनकीद कर रहे थे कि पूरी मीडिया में ये खबरें नहीं है और ये आप झूठी खबर चला रहे हैं। अब कौम ने देख लिया कि वो जो पहली खबर से लेकर आज तक जितनी भी खबरें समा ने ब्रेक की, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसी खबर नहीं है जो बैक बाउंस हुई हो, जो गलत साबित हुई हो। जहाँ तक मामला इस केस का है, इस केस में ये हुआ कि पैथनन कंपनी जो है
वो फ्रंट मैन की तौर पर कंपनी है जरदारी साहब की, जो ओमनी वालों ने बनाई थी ये कंपनी। उन्होंने एक सरकारी बैंक और एक निजी बैंक से शुरू में कोई 1.5 अरब रुपए का कर्जा लिया और फिर उसके बाद उसको इन्हांस करके 2 अरब 40 करोड़ रुपए तक गए ये। और मज़े की बात यह है कि उस कंपनी के लिए उन्होंने पार्क लेन का जो है मार्गेज कराया कि पार्क लेन एक जो है एक प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। उस कंपनी लोन पथनन ने लिया और जो डेवलप कराएगी वो पार्क लेन कंपनी कराएगी। तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें जो है वन गो में एक ही दफ़ा जितने पैसे आए एक ही दफ़ा वो सारे उन्होंने निकाली है और आज तक वो प्रोजेक्ट कहाँ है, कहाँ बना है। और ये सबसे बड़ा फिर एक ऐसा क्लू भी बना, एक ऐसी लाइन भी मिली कि जिसको पिक किया गया। आप जवाब जरूर दीजिएगा मंसूर, लेकिन इस वक्त शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, वज़ीर रेलवे, उनको वेलकम करेंगे। शेख साहब, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, आसिफ अली जरदारी बहुत बड़ा नाम है सियासत का और आज फर्द जुर्म आयद की गई है उन पर, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजिंग में पीएचडी की हुई है, पहली दफ़ा ये केसेस की तरफ पढ़ रहे हैं, वरना उन्होंने डिले जो है वो खास स्विस में उनकी इन्वेस्टमेंट हो या उनका महल हो, ये सब केसेस से वो बचते चले आए हैं। ये पहली दफ़ा उनके फर्द जुर्म आयद हुई है, तो इसकी प्रोसीडिंग अब देखें कब शुरू होती है। इसका मतलब है ये प्रोसीडिंग शुरू होगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की सियासत में जो सबसे अहम बात है कि वो पकड़ाई नहीं देते और केसेस में ऐसी स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं, बिल आखिर एनआरओ की नौबत आ जाती है। अब एनआरओ नहीं है और कोई मसला नहीं है, इसलिए उनको केस के ट्रायल से गुजरना। और वादा माफ गवाह का होना शेख साहब, ये भी बहुत बड़ा धचका लगेगा जरदारी साहब को। इस वक्त जितने भी केसेस लगे हुए हैं सब में वादा माफ गवाह हैं। खास तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा के केसेस इससे भी सीरियस हैं और अगर ये केसेस ट्रायल हुए तो सियासत में अगला महीना और शेख साहब ये काफी तेज होंगे। जी, ये तेज होंगे। शेख साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, ये जो कुछ नाम है इनके ऊपर अगर फर्द जुर्म लगे या इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट्स आए इन लोगों से जुड़ी, इन नामों से जुड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ लोग ये ख्याल करते हैं कि अब इसके बाद में खाता खुला, अब बहुत सारे लोग भी होंगे, उसमें बहुत प्रोमिनेंट लोग भी होंगे इन दोनों पार्टीज के। जाहिर है केसेस जो है जो केसेस आगे बढ़ेंगे तो ये 3-4 महीने केसेस बढ़ने के हैं और इसमें फैसले भी आ सकते हैं और ऐसे फैसले आ सकते हैं जिनके नतायज बड़े दूर असर होते होंगे। शेख साहब, आपको लगता है इतनी तेजी से ट्रायल होगा? ऐसे केसेस माजी में भी हुए हैं, ज़ाहिर हम देखते आए हैं हाई प्रोफाइल केसेस, इतनी जल्दी ट्रायल हो जाना आप, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 माह में फैसले भी आ सकते हैं, बड़ी तेजी से फैसले तो आ सकते हैं और ये कोशिश तो इनकी यही होती है कि डिले टैक्टिस हो और बारगेन हो जाए और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई तो नहीं देता। लेकिन सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। बेशक, लेकिन शेख साहब केस यहाँ तक पहुँच भी जाना, आपको लगता है कि बहुत बड़ा धचका पीपल्स पार्टी को भी है? ये कोई धचका वचका नहीं जी, वो सारे लोग, उनके लिए ये कोई चीज़ नहीं है। धचका तो कौम के सोचने का है कि कौम सोचे कि ये किस किस्म के लोग हैं और कौम सोचे कि इन्होंने हमारा खजाना लूटा है। अगर कौम नहीं सोचेगी तो केसेस में तो सजा होकर भी लोग लंदन में बैठे हुए हैं और मजे कर रहे हैं। तो केसेस में सजा होने के बाद वो सियासत से दूर हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, फिर रास्ते बनाते हैं। तो ये पाकिस्तान कौम की बड़ी बदनसीबी है। सर, सिर्फ एक ये नहीं है मामला, दूसरा ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि मैं 30 साल से केसेस भुगत रहा हूँ, तो ये तो इतना लंबा पीरियड सर लगना नहीं चाहिए था। वो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी केस में वो सजा नहीं हुए, इसी तरह वो टैक्टिस यूज करते हैं और वो ऐसे तरीका कार इख्तियार करते हैं, कभी बारगेन करते हैं, कभी स्लो मूव करते हैं और कभी फिर दांत दिखाना शुरू कर देते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में बात कर रहे थे। आई होप आपकी तबीयत बिल्कुल हशाश बशाश हो। भले आप इसी टॉपिक पर रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मंसूर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।
तो जनाब नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद। मामला है आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद होने का, और हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कोशिश करेंगे कि हम कुछ दीगर लोगों को भी अपनी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं। तो हमारा साथ दे रहे हैं इसी सिलसिले में सुहेल रशीद, और इसके अलावा नुमाइंदा खुसूसी समा मंसूर मुगैरी हमारे साथ है। एक बार ज़रा सुहेल रशीद के पास चलते हैं और अब तक के मामलात के ऊपर उनसे थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। सुहेल रशीद, अभी तक क्या कुछ हो गया, ज़रा ये बिल्कुल हमारी टॉप स्टोरी है, तो इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा क्विकली। देखें, अभी तक वो सब हो चुका है जिसको रुकवाने के लिए आज फिर एक बार कोशिश की गई थी। जैसे हमने सुबह इम्कानात बताए थे कि शरीक मुल्ज़मान दरखास्त दायर कर सकते हैं। 2 शरीक मुल्ज़मान के वकलाए दरखास्त दायर की। फारूक एच नायका हमने कहा था कि वो शायद ना आए, वो नहीं आए, और आसिफ अली जरदारी ने इसको बुनियाद बनाकर फर्द जुर्म रोकने की इस्तदा की, लेकिन ये तमाम इस्तदाएँ आज रद्द की गई हैं। और इस वक्त फर्द जुर्म पार्क लेन रेफरेंस में जो 4.25 अरब रुपये नेशनल बैंक को नुकसान पहुँचाने का रेफरेंस है, उसमें आयद हो चुकी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा अनवर मजीद जो उनके शरीक मुल्ज़िम हैं, उन पर भी आयद हो चुकी है। दोनों ने सहते जुर्म से इनकार किया है, और जो दीगर उनके शरीक मुल्ज़मान हैं उनको इस वक्त फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई जा रही है। तमाम मुल्ज़मान अभी तक यही कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी जो शरीक मुल्ज़मान है वो भी सहते जुर्म से इनकार करें। सुहेल साथ रहिएगा। मंसूर मुगैरी, आपसे सवाल करना चाहता मैं, जो गवाहों की हम बात करते हैं, ये गवाह कौन है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इस केस में? हाँ देखें, 2 गवाह हैं जो जिन्होंने समझो कि सुल्तानी गवाह बन गए हैं तकरीबन। वो साबिक सदूर है नेशनल बैंक के। उन्होंने कहा है कि जरदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान उन पर दबाव डाला और कर्जा मंजूर कराया, और फिर वही कर्जा जो है वन गो में निकाल गए, एक ही झटके से जो ना सारे पैसे निकाल लिए, जबकि प्रोजेक्ट का न बना था, न प्रोजेक्ट की कोई पेशरफ्त थी। लेकिन ये बैंक के अफसरान इतने मजबूर हो गए इनके सामने कि उन्होंने सारे पैसे उनको ट्रांसफ़र कर दिए। फिर वही पैसे इन्होंने जो पैथरन से लिए, और फिर पार्कलैंड जो प्रोजेक्ट बनाना था वो बना ही नहीं है। 10 साल पूरे हो गए हैं, और नेशनल बैंक और निजी बैंक के जो पैसे हैं और कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उनका क्लेम जो है, अभी सुहेल रशीद ने जैसे बताया कि उसी पे फर्द जुर्म जो है वो आयद किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि अब कोर्ट, गवाहान और जो दीगर मामला आते हैं लीगल साइड वाले, वही प्रॉपर बता सकेंगे कि इस केस में क्या सज़ा हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यही सवाल हम लेकर चलते हैं। खालिद अजीम साहब की तरफ हमें ज्वाइन किया ब्यूरो इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने। खालिद साहब शुक्रिया। खालिद साहब, जिस तरह मंसूर भाई भी कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है ये एक कानूनी मामला है, हम ज़रा प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा, क्या सज़ा हो सकती है, कितनी सज़ा हो सकती है, और जो वादा माफ गवाह हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस केस में? वादा माफ गवाहान जो है उनकी बात कर लेते हैं। वादा माफ गवाहान जो दस्तावेजी केसेस होते हैं, यानी जो दस्तावेजात की बिना पे बनाए गए केसेस होते हैं, उनमें वादा माफ गवाह आम जो क्रिमिनल केसेस हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वादा माफ गवाह की जो गवाही है उसके लिए जरूरत पेश आती है इस बात की कि दीगर शवाहिद जो है उससे उनकी गवाही की तस्दीक हो, और ये न समझा जाए कि दबाव डाल के किसी शख्स को वादा माफ गवाह बना दिया गया है और हकीकत में ऐसा केस नहीं था, और वादा माफ गवाह की बिना पर किसी को सुनाने की कोशिश की जा रही है। कोलैबोरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इन दीगर शहादतें जो है उनको वादा माफ गवाह के बयान की तायद करना होती है। अब ये एक ऐसा केस है जिसमें बहुत ज्यादा दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, और ये केस बना ही दस्तावेजी शवाहिद की बिना पे है। और इसमें यहाँ तक है कि वो पार्थेनॉन नामी कंपनी अभी उसका वजूद नहीं हुआ था, और उससे पहले उसका कर्जा जो है वो मंजूर हो गया था, और उसके तमाम बेनिफिशरी जो है वो जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो हुई था। और इस तरह की बहुत से ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। वो 2 मेन वादा माफ गवाहान जिनका जिक्र इससे पहले हुआ है, जो नेशनल बैंक के तो साबिक सदूर हैं, अली रजा और सैयद कमर हुसैन, उनके उन गवाहों की गवाहियों की जो है वो अगर कोई शहादत वहां से मिल जाती है, लीड मिल जाती है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल हो जाता है मुजरिम के लिए बचना। जहाँ तक सजा का ताल्लुक है तो सजा जो है वो मुख्तलिफ जुराइम है उनमें मुख्तलिफ उसका पैमाना है, और 10 से 14 साल तक की सजा जो है वो उसकी तवक्को की जाती है। 7 साल सजा भी इसमें प्रोवाइडेड है, इससे पहले इस किस्म के केसेस में दी जा चुकी है। और इसके साथ साथ जो है वो 10 साल के लिए नाअहली है, मुख्तलिफ जुर्माने, और ख़ास तौर पे वो ज़ब्ती हो सकती है उनके असासों की उस हद तक जिस हद तक के वैल्यू है इस केस की। ये वो सजाएं हैं जो उनको हो सकती हैं।
खालिद साहब लेकिन जी प्लीज़ बात मुकम्मल कीजिए। मुझे ये भी बताइएगा सर साथ में कि जैसे आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं तो 30 साल से भुगत रहा हूँ केसेस, ऐसा लगा कि वो इसको एक जवाब बना रहे हैं सर, एक दलील सी बना रहे हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है सुनने में बहरहाल सर। तो वो इसको ये कह रहे हैं कि जी 30 साल से बहुत सारे मामला थे, ये भी उनमें से एक है, और जैसे पहले कुछ साबित ना हो सका इसमें भी ऐसे होने जाएगा, वो ये कह रहे हैं। ये लीगल स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो हमने तो देखना ये होता है कि लीगल मामला क्या है और उसमें जो केस है उसके हवाले से वो क्या बात कर रहे हैं। उससे पहले वो ये कहते रहे कि मैं इतने साल बीमार रहा हूँ, तो उसका इससे क्या फर्क पड़ सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अदालतों को मुतासर नहीं करती। देखिए, एक चीज़ जो आइन में शामिल हुई थी उसका नाम है आर्टिकल 10A, और उसका जो है वो बेस फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो चुका है। और उसमें कहा यह जाता है कि हर शख्स को जो है वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का राइट। अब इसको इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, अगरचे ये एक राइट के तौर पे आया है और उन्हें ये चाहिए था कि इसके पॉजिटिव असरात होते, लेकिन आमतौर पे देखा यही जा रहा है कि जो कोई मुल्ज़मान है वो इसको अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए। और आज भी उसकी एक हल्की सी धमकी आसिफ जरदारी साहब की तरफ से हमने ये देखी जब उन्होंने कहा कि जी आप लिख दें कि आपने मेरे वकील के बगैर मेरे ऊपर फर्द जुर्म आयद की, और आप लिख दें आसिफ अली जरदारी को हम वकील देना नहीं चाहते। आपको वकील मिला हुआ है, आप वकील नहीं खुदा पेश होते रहे हैं, और आज अगर इस अहम मरहले पे आपके वकील साहब जो हैं वो गायब हैं और उन्होंने छोड़ दिया या आपने उनको गायब कर दिया और क्या दिया कि आप ना आए ताकि ना मिल सके जुर्म आयद ना हो, तो इसमें आप अदालत पे तो इस अंदाज में चढ़ाई ना करें। ये जारहाना अंदाज उन्होंने अपनाने की कोशिश की। खालिद साहब, लेकिन सर पता है हुआ क्या है, ये सारे के सारे मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन इस सब में ये हुआ कि आपकी संगत में ना शोएब बहुत तेज हो गए। इन्होंने पहले ही कह दिया था ये होने जा रहा है। उन्होंने सोहेल से पूछा था क्या आज कोई छुट्टी तो नहीं मारने वाला। कोर्ट कवर करते हैं, जेल में नहीं है सर। ये यहाँ पे इस्लामाबाद टीम का हिस्सा होते थे, तो इनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट थी, ये कानूनी मामला तो बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से ये इनकी जो पेश गोई है उसमें वो पस मंजर भी शामिल है। मैंने इसीलिए तो इनको पकड़ लिया बिल्कुल। मैं कहती शोएब कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, यही है कि जज जो है वो आज उन्होंने इस चीज को तस्लीम करने से इनकार किया। उसकी रीजन ये है कि उनका जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है आसिफ जरदारी साहब का और उनके वकला का, उसने जज साहब को ये बात कहने पे मजबूर किया। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, परसों जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसमें उनकी जो मुख्तलिफ दरखास्तें थी, और खास तौर पे एक ऐसी दरखास्त जिसपे उनके वकील साहब जो है वो बहस भी मुकम्मल कर चुके हैं, उनकी बहस हो चुकी, उसके बाद जवाबी बहस होगी, फिर जवाब हो चुका, और एन जब उसका फैसला आने वाला है तो एक तीसरी दरखास्त आ जाती है। कहा कि वो हमारी एक दरखास्त जो है उसको हम वापस लेना चाहते हैं। तो आपको पता है जज ने उसके ऊपर क्या लिखा किरण? उसमें उन्होंने कहा कि ये ताखीरी हरबा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी रेपुटेशन ये होगी तो फिर उसके बाद अगर कोई आपका जायज मामला भी होगा तो अदालत उसको शक की नजर से देखेगी, आपको रिलीफ मिलने में मुश्किल पेश आ सकती है। अब ये चीज वो प्लेइंग विद द गैलरीज वाली बात होती है, यानी जो अखबारी खबरें बन सकती हैं। हमारे यहाँ ये हो सकता है जी आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया आप मुझे वकील नहीं देना चाहते, आप मुझे वकील से महरूम रखना चाहते हैं, ये लिख दें। उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कानून को देखा जाए तो कानून में अल्फाज ये है कि उस वक्त एक शख्स की मौजूदगी जरूरी है, और वो है वो शख्स जिस पे फर्द जुर्म आयद की जाए। बस मुझे पता था ना, मैंने पहले ही कह दिया था कोई भी सर्च इंजन इतना अच्छा नहीं चल सकता जितना हमारे खालिद साहब हमें बता सकते हैं माजी हाल, और फिर उसके चक्कर में ना हम मुस्तकबिल तक थोड़ा सा पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे साथ थे। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से थैंक यू। हमारा साथ दे रहे थे सुहेल रशीद और इसके अलावा हमारे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी। बेहद शुक्रिया। बड़ी खबर, और इसी सब के ऊपर हमने कोशिश की कि थोड़ी सी ब्रीफ अपने नाज़रीन के सामने रख सकें, उनको थोड़ा सा इस सिलसिले में अपडेट भी कर सकें, थोड़ा बता भी सकें। मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ, हालिया बारिशों की बात कर लेती हूँ। दादू में भी खूब तबाही देखने में आई, लोग बहुत परेशान, वो लोग बहुत परेशान हुए किरण। तूफानी बारिशों के बायस मुतादिद देहात वहाँ पर डूब गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की अगर हम बात करें तो सुस्त रवि का शिकार और मकीन परेशान रहे। इसी हवाले से मजीद हमें बताएंगे हमारे रिपोर्टर लियाकत अली। जी
जी बिल्कुल, खीथर के पहाड़ी सिलसिलों और काचों में हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तूफान आने के बाद काचों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि सैकड़ों से ज़ायद देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। कई मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ FP बंद के 44 के मकाम पर, जहाँ पर 50 फुट से ज़ायद शुगा पड़ने की वजह से पानी का बाद मज़ीद देहातों में दाखिल होने लगा है। जो मज़ीद देहात हैं ज़ेर आब आने का खुदशा है। इस वक्त मैं मज़ीद आपको बताना चलूँ कि ये जो शुगाफ है वो महकमा ईंदान अमला व दीगर अमला जो है पुर करने में मसरूफ़ है, जबकि इतलात मौसूल हो रही कि मुतअद्दिद इलाकों में रेस्क्यू की टीमें ना पहुँच सकी हैं। इंतज़ाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमने 300 से ज़ायद जो है फंसे हुए अफराद को निकाला जाए। मज़ीद जो है काम तेज़ी से जारी है। जी ताकत आपने अपडेट किया। सिंध में शदीद बारिशों से कई लोगों की जान गई, कई एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा और अब भी कई मकामात ऐसे हैं जहां सैलाबी सूरत हाल है। तो सवाल यह है कि जब मालूम था कि बारिश होगी, पानी आएगा, तो ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए जिससे नुकसान कम होता या नुकसान से बचा जा सकता। यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे DG PDM में सिंध सैयद सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर यकीनी तौर पर बारिशें ज़्यादा हुई हैं और जब बारिश ज़्यादा होती है सर ज़ाहिर एक्सपेक्ट किया जाता है नुकसान भी ज़्यादा होगा क्योंकि काम उस तरीके से हुआ नहीं होता। सर मेरा सवाल यह है कि PDM को मालूम था ज़ाहिर है कि बारिश होगी, बिकॉज ज़ाहिर है पहले से अलर्ट्स जारी किए गए थे। सर कितना काम हुआ, कितनी तैयारी हुई, हम कितना तैयार थे इस बारिश से और हम कितना तैयार थे इससे होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लेने का। इस मरतबा जो मानसून के बारे में प्रेडिक्शंस थी ओवरऑल एज अ सीज़न, तो उसमें महकमा मौसमियात ने बताया था कि आम जितनी बारिशें होती हैं सिंध में उससे बारिशें ज़्यादा होनी हैं। और इसके अलावा पर्टिकुलरली अगर आप ये तो पूरे मौसम की पूरे सीज़न की बात है, जो पर्टिकुलरली इन दिनों की बात कर रहे हैं तो उसमें भी महकमा मौसमियात ने हमें जो है वो वक्तन फ़वक्तन अलर्ट्स जारी करते रहे, जिसमें बताया गया कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है और जिसमें कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और उसके लिए जो है हमने जो तैयारियां होती हैं उसमें हमारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है। तमाम महकमों के साथ मिलके जो पिछले जो इश्यूज़ होते हैं जो कि हर साल रेज होते हैं, उन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए प्रोग्रेस ली जाती है और उसके बाद उनको कैटर करने के लिए जो भी मुनासिब इक़दामात हैं वो प्लान किए जाते हैं। इस मरतबा भी कराची में इन्होंने 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्ट किया गया था। उस सिलसिले में मीटिंग्स हुई जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहब के पास एक 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और फिर उसके बाद जब 6 तारीख की बारिश होगी तो 7 तारीख को उसकी एक प्रोग्रेस मीटिंग हुई थी। उन दोनों मीटिंग्स में यही था कि नालों की सफाई पे फोकस करना है और इसके अलावा वो जो चौक पॉइंट्स जहाँ पे पानी हमेशा खड़ा होता है वहाँ पे मशीनरी की डिप्लॉयमेंट है। तो उस सिलसिले में PDM को टास्क दिया गया था कि आप अपनी मशीनरी प्रोवाइड करें और वो डिस्ट्रिक्ट के डिस्पोजल पे रखें। PDM सिंध ने तकरीबन कराची के लिए 50 मशीनें और हैदराबाद जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा था वहाँ के लिए 16 मशीनें उनके डिस्ट्रिक्ट्स को दी। और 6 तारीख के तजर्बे के बाद फिर ये पता चला कि ये अभी भी कुछ और मशीनों की ज़रूरत है, तो फिर हमने 4 मशीनें और जो है व्हीकल माउंटेड उनको प्रोवाइड की कराची की इंतज़ामिया को कि वो जगह जहाँ पे पानी खड़ा होता है जो 6 तारीख को जहाँ पे फेस हुआ था तो वो ना हो। तो इस वक्त टोटल 54 मशीन्स हमने कराची को हैवी ड्यूटी डीवाटरिंग मशीन्स जो कि ठीक ठाक क्वांटिटी में पानी का अखराज करती हैं वो हमने प्रोवाइड की। सर पूरे शहर को लगता है कि आप लोग बिल्कुल पहली बार काम करने के लिए बैठे थे। अब देखिए अगर आप किसी भी एक आम आदमी से जाके सवाल करेंगे ना कि PDMA इसका काम क्या है, तो वो आम आदमी आपको बताएगा कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो नुकसानात हो जाते हैं आप लोग सिर्फ एक रिपोर्ट बनाते हैं और जारी कर देते हैं। तो सर थोड़ा सा ना बताइए तो सही, क्या PDMA का काम सिर्फ नुकसान का तखमीना ही लगाना है? क्या इसकी सिर्फ रिपोर्ट ही जारी करना है? अमलन बहुत कुछ होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। नहीं जी, हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम जो होता है वो तो डिज़ास्टर के चारों साइकिल्स को देखना होता है और उन चारों साइकिल्स के लिए ही हम काम करते हैं। जैसे आपके इल्म में है कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने आपने देखा कि लास्ट ईयर जिस तरीके से सादी टाउन में प्रॉब्लम हुआ था, पानी नहीं आया था, पानी आ गया था मलीद कैंट की तरफ और सादी टाउन की तरफ KDA की ग्रिड स्टेशन थी, तो वो जहाँ पे वो जो एरियाज़ जहाँ पे हमारी ज़्यादा वनरेबिलिटी है उनको हमने उसको एड्रेस किया और इस मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उस तरह का इशू नहीं हुआ। बाकी जो कराची के जो क्रॉनिक इशूज़ हैं उनके नालों की, वो आपको पता है कि उसकी जो सूरत हाल है वो 2 दिन में करने वाला काम नहीं है। वो कराची के
नालों का रीडिज़ाइन करके उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पे भी हमने मुतल्लिका इदारों को सबको ये चीज़ एडवाइस की हुई है कि आप जो है इनको जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये कराची का प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो इसलिए PDA में अपने जो रोल्स हैं वो उनको सही तरीके से कर रहा है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट्स की भी लिमिटेशंस होती हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, फंडिंग्स के इशू हैं, इतने बड़े शहर के जिसका ड्रेनेज का निज़ाम और स्टॉर्म वाटर का निज़ाम आपस में मिक्स हो चुका है, और वो तकरीबन 60 से 70 साल पुराना निज़ाम है। उसको ऑल टुगेदर सारा रिवैम्प करना जो है वो एक गो में पॉसिबल नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली उस पर काम हो रहा है। जहाँ जहाँ पे कोई इश्यूज़ आते हैं वहाँ पे उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। नालों की सफाई मेन फोकस था इस मरतबा। नालों की सफाई जो है वो सिंध गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जो इनका एक प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए कराई। इसके अलावा फिर फेडरल गवर्नमेंट के NDMA की टीमें भी उसमें आ गई, उन्होंने भी 3 नालों की सफाई का लिया। तो इन सारे प्रोसेस में PDA पे ऑन बोर्ड है, और हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के हैं जो कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं। सर ज़ाहिर है आप फोकस कर रहे हैं बार बार कराची पर। ज़ाहिर है वी एडमिट कराची में काम हुआ है, लेकिन सर हमारा आगाज़ में भी सवाल अंदरून सिंध का था। मैं अभी भी अंदरून सिंध की बात कर रहा हूँ। मुझे सर ये बता दें, ठीक है कराची में काम हुआ है, हैदराबाद में काम हुआ, लेकिन अंदरून सिंध की बात जब हम करें सर, तो एक बार फिर बारिश की पेशगोई है। जिस तरह कुछ देर पहले हम नाज़रीन को बता रहे हैं, 2 और सिस्टम्स हैं जो आएंगे और सिंध में बारिश होगी, एक और स्पेल आएगा। क्या हम तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से पिछले स्पेल में आपने देखा कि पानी जो है वो बारिश कराची में अगर आप तीनों दिनों को मिलाए तो तकरीबन कुछ इलाकों में तो 180 mm तक भी हुई है, बाकी नॉर्मली 60, 70, 40 ये डिफरेंट इलाकों में हुई है। तो अगर इतनी बारिश होती है तो इस मतलब आपने देखा कि काफ़ी पानी निकाल दिया गया था विद इन 2-3 आवर्स। काफ़ी इलाके क्लियर थे और कुछ जो पॉइंट्स थे जहाँ पे पानी रहा था। तो इस मतलब भी कोशिश करेंगे कि आवाम को ज़्यादा तकलीफ ना हो और कम से कम टाइम में हम जो है पानी का अखराज कर सकें। सर पड़ोसी मुल्क में इतनी तबाही थी, वेदर अलर्ट्स थे, सब कुछ था, CM सिंध को फिर भी ये कहना पड़ा कि इतनी मालूमात और इतना कुछ देखने के बावजूद भी बर वक्त इक़दाम क्यों नहीं किए गए, आबादियों को खाली क्यों नहीं कराया गया, और उसका सारे का सारा डैमेज एक आम आदमी ने भुगता। मैं अंदरून सिंध की बात कर रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सैयद सुलेमान शाह साहब हमारे साथ थे, आप इस सिलसिले में बात कर रहे थे। हम ज़रा अब कुछ ऐसे चेंज की बात करेंगे जो नागुज़ीर है, माहौलियात को बचाना नागुज़ीर है, पाकिस्तान की आबो हवा को बचाना नागुज़ीर है। इसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं और हम शायद अब उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं। हम बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बढ़ना है, बिकॉज हमने कहा है कि हम माहौल को साफ करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि माहौल को साफ करेंगे, उसी का एक स्टेप लिया गया, एक बोल्ड स्टेप लिया गया पाकिस्तान की तरफ से। यूरो 5 पेट्रोल की दरामद अब शुरू हो गई है, पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है, और अब जनवरी 2021 में यूरो 5 डीजल की भी दरामद शुरू कर दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन यूरो 5 पेट्रोल के लिए टेस्टिंग लैब पहले से ही कायम कर चुकी है। यूरो 5 पेट्रोल के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये अच्छा पेट्रोल होगा, इसकी एमिशंस कम होंगी, माहौल साफ होगा। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इंडस्ट्री है वो खुद पेट्रोल या डीजल की क्वालिटी यूरो 5 तक बढ़ाने में क्यों पीछे है? ये कैपेसिटी हमारे पास क्यों नहीं है? इस पर इन्वेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस पर काम क्यों नहीं किया गया? ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये भी एक सवाल। और यूरो 5 से कितना फायदा होगा? साथ में ये शिकवा कि ये तो सबसे बेहतरीन बिजनेस है, तो फिर तो इन्वेस्ट करना भी चाहिए। किरण, इंटरेस्ट की बात है ना, इंटरेस्ट हो तो काम हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं हुआ मेरा इंटरेस्ट इसमें? एग्जैक्टली। एनालिस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त शोएब फारूकी साहब, खासी गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम मामलों पर, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर प्लीज़ सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त कितना क्रूड और कितना वाइट ऑयल यानी रिफाइंड पेट्रोल इंपोर्ट करता है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका मुझे मदऊ करने का। एक बड़ा पर्टिनेंट टॉपिक आजकल इस पे बहुत बात हो रही है। सबसे पहले इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, जैसा आपने कहा कि माहौल बेहतरी के लिए हम सब ने अपनी अपनी काविशें करनी है। इसमें से ये एक काविश है जो यूरो 5 की तरसील पाकिस्तान में शुरू हुई है, और ये बहुत खुशाइन कदम है गवर्नमेंट का, और मैं इस पे गवर्नमेंट को मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा अहम है कि हम दूसरे कुछ एस्पेक्ट्स पे नज़र डालें। जैसा कि आपने कहा कि हम बहैसियत कंट्री, बहैसियत मुल्क, हम बहुत वाफिर मिकदार में तेल इंपोर्ट करते हैं, और इसके ऊपर हमारा खासा ज़र मुबादला जो है वो खर्च होता है साल में। इसके अंदर हमारी जो खपत है
तेल की मुल्क में वो तकरीबन 4 लाख बैरल एक दिन की है, जिसमें से हम तकरीबन 90,000 से लाख बैरल जो है वो मुल्क में खुद प्रोड्यूस करते हैं ख़ाम तेल की सूरत में, जो हमारी रिफाइनरीज में जाता है और हम उसको फिर रिफाइन करते हैं, और बाकी हम सारा इंपोर्ट करते हैं। इसमें जो इंपोर्ट होता है तकरीबन 3 लाख बैरल, इसमें से हमारे पास जो कैपेसिटी है मुल्क में 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं, इसमें हम 40% खुद रिफाइन करते हैं, बाकी तकरीबन 60% या 50% हम रिफाइंड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक दूध अगर हम अपने घर में इस्तेमाल करें तो दूध मुख्तलिफ अक़साम का आता है, स्किम्ड मिल्क आता है, हाई फैट लो फैट मिल्क आता है, लेकिन जो एक रॉ मिल्क है वो एक भैंस के बाड़े से ही आएगा, और फिर उसको हम रिफाइन करके अपने काबिल बनाएंगे और उसमें से डिफरेंट चीज़ें निकालेंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें रखी है। इसी तरह से खाम तेल जो है उसके अंदर भी बहुत सी कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें रिफाइन करके और फिर अपने लिए इस्तेमाल के काबिल बनाना है। तो जितना जितना हम उसको रिफाइन करेंगे उस पर रिफाइनरी कॉस्ट बढ़ेगी और वो हमारे लिए या सारिफ के लिए महंगा होता जाएगा। तो यूरो 5 स्टैंडर्ड जो है वो 2014 में यूरोपियन यूनियन ने इंट्रोड्यूस कराया, और उसके लिए ये तंबीह की तमाम इदारों को, सारिफीन से लेके और प्रोड्यूसर्स और रिफाइनर्स को, कि वो अब इसकी तैयारी करें। और उससे पहले तैयारी की गई, एक ग्राउंड बनाया गया और फिर उसको इस्तेमाल किया गया। इसके लिए रिफाइनरी सेक्टर में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुई हमारे इर्द गिर्द तमाम ममालिक ने की, पाकिस्तान में नहीं हुई। हम पीछे थे थोड़ा, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज जो हैं, जो 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं, पिछले 20 सालों में सिर्फ एक काविश हुई जिसके अंदर हमने रिफाइनरी एक नई लगाई। हमने नई रिफाइनरीज नहीं लगाई, और जो पुरानी रिफाइनरीज थी वो अरब क्रूड की बेस पे, जो काफ़ी हैवी होता है, थिक होता है, उसकी बेस पे डिज़ाइन हुई हुई हैं। वो रिफाइनरीज पुरानी हैं और उसमें ये जदीद तकाज़ों का तेल रिफाइन नहीं हो सकता। उसके लिए एक बहुत वाफिर मिकदार में सरमाया चाहिए, और सरमायादार जो है, सरमायादार जब तक सरमाया खर्च नहीं करता, जब तक आप उसको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म प्लान नहीं देंगे। तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्लान दिया जाएगा तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। सर लेकिन अब थोड़ा सा मुझे बताएं एक सारिफ के लिए, क्योंकि सर ये डिस्कस हो रहा है कि यूरो 5 जो पेट्रोल है वो बहुत अच्छा है इंजन के लिए, ये कहा जा रहा है माइलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर पहले 1 लीटर में कोई गाड़ी 12 किलोमीटर कर रही थी, वो 14 करेगी। तो सर ये बात सही है या झूठ है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी मिसाल आपके नाजरीन के लिए थोड़ा सा उनको समझाने के लिए कि अगर मेरे पास हीरे जवाहरात हैं बहुत सारे और वो किसी पुरानी जगह पे रखे हैं और उसमें रस्ट हो गया है, गर्द जम गई है, उसके अंदर मैं उसको पॉलिश करवाऊं और उस पर ख़ासा सरमाया खर्च करूं और वापस लाके उसको उसी मिट्टी के बर्तन में धूल गर्द और पानी के अंदर रख दूं, तो वो तकरीबन 20-25 दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा और उसकी चमक मांद पड़ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह है कि यूरो 5 पेट्रोल मैंने मंगा तो लिया, लेकिन उसको क्या रखने की सलाहियत मेरे पास है, उस तरह के मर्तबान मेरे पास हैं। मेरा जो तरसील का निज़ाम है वो इस काबिल है कि वो उसकी जो है सही हिफाजत कर सकता है। जैसे आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ तकरीबन ये जो 4 लाख बैरल तेल मैंने आपसे कहा कि वो डेली इस्तेमाल होता है, इसमें से तकरीबन 85% तेल की तरसील जो है वो टैंकर्स के थ्रू होती है पूरे मुल्क में। और वो टैंकर्स आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ अपने इर्द गिर्द चलते हुए, उनको देख के ये अंदाजा नहीं होता कि ये किसी खास क्वालिटी के मयार पे चल रहे हैं। उसमें से कुछ तो बड़े मुनफरिद नजर आते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ कंपनीज ने इस पे बड़ा काम किया है। लेकिन ये कि वो बिल्कुल नुमाया नजर आते हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार जो है वो ऐसे टैंकर्स की है जो आउटडेटेड। अब इसी तरह जो इंजन्स हैं, जो ये फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, वो इंजन्स कौन से हैं? वो इंजन्स वो गाड़ियां हैं जो कि 800 सीसी से लेके 1000 और 1500 सीसी तक की गाड़ियां हैं। इसमें से तकरीबन 50% गाड़ियां 15 साल या उससे पुरानी हैं।
और ये गाड़ियां अगर OEM रिकमेंडेशंस, यानी जिन्होंने इन गाड़ियों को बनाया, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी कि आप इसके अंदर ये वाला तेल डालें, ये वाले प्लग्स लगाएं, इतने आवर्स के बाद उसकी सर्विस करें, अगर तो वो तमाम चीज़ें फॉलो हुई उस इंजन में, तो यूरो 5 उसकी इंजन की मतलब कारकर्दगी में 4 चांद लगा देगा। लेकिन अगर वो इंजन ऑलरेडी बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुआ, उसमें कार्बन बहुत मौजूद था, नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। सर बिल्कुल 2 जुमलों में ये बताइएगा एक आम सारिफ को, एक आम आदमी को, कि यूरो 5 इस्तेमाल करने के लिए सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना, ये सब कुछ उसके लिए कितना ज़रूरी है, एक खुद आम आदमी के लिए और माहौलियात के लिए? बिल्कुल क्विकली 2 जुमले सर आपके। जी, बेहद ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको हीरे जवाहरात की मिसाल दी, उसके बगैर तो काम नहीं होगा, और उसके बगैर अगर वो यूरो 5 इस्तेमाल करेगा वो उसकी जेब पे ही भारी पड़ेगा, वो और उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो इंजन है वो पहले ही कार्बन इमिट कर रहा है। तो अगर उसके अंदर ये जो है हीरे मोतियों से जड़ा पेट्रोल भी डाल दिया जाएगा, तो वो उसकी कारकर्दगी में कोई खातिर खा बेहतरीन नहीं ला सकता। सर महंगा मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यूरो 2 और यूरो 3 हमारे यहाँ इस्तेमाल होता रहा है, हो रहा है। उसके बाद अब ये यूरो 5 स्टैंडर्ड है, और अब यूरो 7 भी आ चुका है दुनिया में, तो ये इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। और सबसे अहम बात आपके नाज़रीन के लिए, आपके लिए, कि हम इसको रिफाइंड फॉर्म में मंगा रहे हैं, जिसके ऊपर तमाम अखराजात हमारे बिल के अंदर डाल दिए जाएंगे। क्योंकि अभी तक सर गवर्नमेंट का क्लेम तो यही किया गया है कि प्राइस इसकी बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपने जिस तरह बताया वो ज़ाहिर दुरुस्त बात है कि जब कॉस्ट ही ज़्यादा होगी तो फिर सारिफ को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। देखें, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं आपके सामने रही पिछले 5 महीनों में, काफ़ी निचली सतह पे हैं, अभी भी हैं। तो तेल तो खाम तेल तो सस्ता ही है। अब क्योंकि हम एक रिफाइंड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो वो महंगा होगा, और हमने उस हिसाब से ऑयल प्राइसेस या पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं किए अपने मुल्क में, तो हमने इस रिफाइंड प्रोडक्ट को अपनी प्राइस मैकेनिज्म में एडजस्ट कर ली। ठीक, बेहद शुक्रिया शोएब फारूकी साहब साथ मौजूद। यूरो 5 से मुताल्लिक कुछ सवाल थे हमारे और नाजरीन के, वो हमने आपके सामने रख के आपने उनका जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं, और ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग एक सवाल किया गया, जज साहब की तरफ से सवाल किया गया, जो मेट्रोपोल पर बोर्ड गिरा, ये जो बिल बोर्ड गिरा, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल किया गया कहाँ हैं वज़ीर आला, जिस पर SSP साउथ ने जवाब दिया कि जो जिम्मेदार हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि समंदर के अंदर चले गए हैं क्या, और फिर कहा कि कहाँ है मेयर कराची, ऐसा मुश्किल हो गया ढूंढना। फिर कहा गया कि कुछ नहीं कर सकते तो जान छोड़ो लोगों की, क्योंकि मुसल्लत किया गया लोगों पर, मुसल्लत हो गए हैं लोगों पर, लोग परेशान हैं। ये मेयर कराची से मुतालिक सवाल किया गया है, वज़ीर आला सिंध से मुतालिक सवाल किया गया है, और मेयर कराची की अगर हम बात करें तो ये कुछ बड़े मामलात थे, और अगर ये कहा जाए ना कि ये कराची के बड़े बुनियादी मसाइल थे तो गलत नहीं होगा। तो कराची के इन्हीं बुनियादी मसाइल के ऊपर आज ये बैठक थी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में। चीफ जस्टिस अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं, और ये सारी की सारी जो रिमार्क्स हैं ना, ये उसी के नतीजे में उसी सारे मामले के ऊपर सामने आए हैं। मेयर से पूछा आप कब जा रहे हैं, मेयर ने जवाब दिया 30 अगस्त को मुद्दत ख़त्म हो रही है, जान छूटेगी लोगों की, जाएं आप, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अच्छा, दिलचस्प मुकालमा है और बड़ा दिल को लगता हुआ है, क्योंकि कराची के मसाइल यही हैं और इन पर काम करने वाले भी यही हैं, और ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं हैं। ओके, ये क्या कहा जाता है इनकी तरफ से? खबरदार, आपने कहा कि हमारे पास इश्तिहारात नहीं है। इश्तिहारात हैं, आपको दिखाते हैं। दैट मीन्स लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात करते हैं मैसिव प्लांटेशन ड्राइव की, मुल्की तारीख की सबसे बड़ी एक रोज़ा शजरकारी मुहिम, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इस मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुद भी पौधा लगाया। तकरीब थी और उस तकरीब से खिताब में कहा गया कि दरख्त लगाना होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होंगे। अवाम को खबरदार कर दिया, कोरोना का खतरा अभी चला नहीं है, मुहर्रमुल हराम में बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस मैसिव प्लांटेशन ड्राइव से मुतालिक बात करेंगे।
टाइगर फोर्स को मुबारक देता हूँ। उन्होंने आज 35 लाख एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। अपने आने वाली नस्लों के लिए हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। हम बहुत उन कम मुल्कों में हैं जिन्होंने कामयाबी से जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रैटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। सारे पाकिस्तानी जब बाहर जाएं फेस मास्क जरूर पहन के जाएं। हम ये नाशुक्री करेंगे कि अगर हम फेस मास्क ना पहने। मुहर्रम आ रहा है, शिया कम्युनिटी हमारी भाई है, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। कहीं हम अपनी बेएहतियाती करके फिर से अपने ऊपर अजाब ना ले लें। तो हम बचपन से अब तक यही पढ़ते आए, यही देखते आए, दरख्त लगाएं, बख्त जगाएं, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं, शादाब बनाएं। अगर हमने ये ख्वाब और इसकी ताबीर को न ढूंढा तो हम पीछे नहीं होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये माहौलियात के लिए, कुर्राए अर्ज़ के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये बड़ा इनिशिएटिव लिया। इससे पहले केपी में ये इनिशिएटिव लिए गए थे, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में इसकी कोशिश की जा रही है। शजरकारी मुहिम बड़ी तेज़ी के साथ में चलाई जा रही है और हर तबका है ज़िंदगी, शुबा है ज़िंदगी की जानिब से इस सब को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, इसमें हिस्सा भी डाला जा रहा है। दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, साथ के साथ कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। कोरोना कमज़ोर पड़ा है, ख़त्म नहीं हुआ। अभी ईद गुजरी है, आगे और भी बहुत सारे ऐसे मौके आने हैं कि जिसमें अवामी इज्तिमात होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। अगर हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कोरोना वापस आ जाएगा, हमारे दरमियान आ जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से अपने आप को बचा पाएंगे? फिर से वही सब कुछ शुरू होने लगेगा, लोग बीमार होने लगेंगे, अस्पताल जाने लगेंगे। जहां एक तरफ सिचुएशन बड़ी ईज़ हो गई है, वो बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगी। उसी सब से बचना है। इसीलिए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अहम पैगाम दे दिया, पौधे भी लगाएं, एहतियात भी अपनाएं, क्योंकि दुनिया को बचाना है, पाकिस्तान को सबसे सबतरीन बनाना है, शादाब बनाना है और कोरोना को मार भगाना है। पाकिस्तान को बदलना है और उसके लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपने लाइफ रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो हम बात करें प्लांटेशन की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम फुटेज दिखा सकें ऐसी जहां पर पौधे लगाने के बाद पौधे उखाड़े गए, ये भी एक मंजर कल हमने देखा कि वहां पर जो पौधे लोगों को गुस्सा आ गया, बहुत से लड़के वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वो पौधे वहां से निकाले। एनीवेज हम बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया मलिक अमीन असलम साहब ने, मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली। आपसे बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 35 लाख पौधे लगाए गए हैं। सर थोड़ा सा बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पौधे किस जगह पर लगे या किस सूबे में लगे? जी इसमें बिल्कुल जो 35 लाख पौधे लगे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट था वो KPK ने लिया था। और 20 लाख पौधे जो हैं वो KPK में लगाए गए हैं। ठीक। उसके बाद 12 लाख इसमें जो हैं वो पंजाब में और 3 लाख सिंध के अंदर हैं। राइट सर, क्योंकि मैं तज़किरा कर रहा था इससे पहले, एक जगह एक वाक़या पेश है जहाँ पर पौधे लगाए गए लेकिन लोगों ने आके पौधे उखाड़े। उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़मीन थी, अब विदाउट परमिशन यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं। सर इससे मुतालिक कुछ शेयर कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द सिचुएशन? जी बिल्कुल, एक तो ये बड़ा कंडेमेबल एक्ट है कि आपस में जो भी झगड़ा था उसका बदला इन्होंने पौधों से जो उतारा है, ये बड़ी ज़्यादती की वहाँ पे जो भी हुआ। लेकिन ये 20 लाख पौधे KPK में कल लगाए गए और बड़ा मैसिव किस्म की प्लांटेशन वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और बड़े लोगों ने उसको बड़ा पुरजोश तरीके से वज़ीर आज़म साहब की जो कॉल थी उस पर पार्टिसिपेट किया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ है वो जहाँ पे 20 लाख पौधे लगे हैं। वही पूछ रहा हूँ सर, ये इंसिडेंट एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ सर? नहीं, दिस इज अ कंडेमेबल एक्ट, बट सर वो जो कहा जा रहा है या वो जो कहा जा रहा है कि ये हमारी ज़मीन थी, विदाउट परमिशन लगा, सर इसको प्लीज एड्रेस कीजिएगा, ये क्या मामला था? हाँ, इसमें हुआ यह था कि ये एक्चुअली एक कम्युनल लैंड है, कम्युनिटी की जो लैंड होती है,
तो उसमें गवर्नमेंट जब गई तो गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया, जिनमें इनमें से एक शख्स था, उसने MOU साइन किया, तो बाकी लोगों ने फिर इस पर रिएक्ट शायद किया। लेकिन अब वो कल शाम को बात सेटल हो गई थी और कल शाम को ही वापस वहाँ पे रीप्लांटिंग हो गई है। ये जहाँ पौधे उखाड़े गए वहाँ पे अब दोबारा प्लांट लग चुके हैं। बहुत अच्छी बात। तो बुनियादी तौर से मसला वहीं से आया कि उनके एक फर्द को तो आप लोग तैयार कर पाए, बाकी लोगों को नहीं मना पाए। नहीं, उनको मनाने की बात नहीं थी। आई थिंक वो उस बंदे ने शायद मिस इन्फॉर्म किया था, क्योंकि जब कम्युनिटी की लैंड होती है तो सबका राइट होता है उसके ऊपर। तो एक शख्स उसकी नुमाइंदगी नहीं कर सकता अनलेस वो सारी कम्युनिटी उसको वो राइट दे दे। सर, शजरकारी मुहिम के लिए ये भी अब इम्पोर्टेंट हो गया। ऑन हिज ओन गवर्नमेंट से MOU साइन कर लिया था। सर, ये भी अब गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया, ये भी टाइगर फोर्स के लिए जरूरी हो गया कि कहाँ पर दरख्त लगाए। यूं ही नहीं जाकर लगा देना, लोगों को परेशानी से बचाना भी है। मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन खुदा ना खास्ता दोबारा आती है तो ये तो लॉस है सर। इसको ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल इसमें हम तो हर जगह पे कम्युनिटीज को साथ लेके चलते हैं। और ये कम्युनिटी जो KPK में कामयाबी हुई थी बिलियन ट्री की, वो वजह ये थी कि कम्युनिटीज़ ने ओनरशिप ली थी और हमने उन्हीं को गार्ड्स भी बनाया, उन्हीं को नौकरियां भी दी, क्योंकि वो लोकल कस्टोडियन होते हैं। मतलब गवर्नमेंट तो हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती, जो लोकल लोग हैं उनको आपको ओनरशिप देनी पड़ती है इसमें। सर, पिछली वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि हम दरख्त गिनेंगे, तो अगर वाकई इस मुहिम के बारे में, इस ड्राइव के बारे में कोई कहे तो आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप लोगों ने कहा है बिल्कुल वैसे ही काम किया है, कोई भी आगे दरख्त जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अपोजिशन जो है वो उसको हमारा खुला चैलेंज है कि वो आएँ और दरख्त गिने, और उनको हम खुद लेके जाएंगे जहाँ पे साइट्स हैं, खुद दिखाएंगे। ये दरख्त जो है ये इसकी जो KPK में जब हुआ था तो इंडिपेंडेंट असेसमेंट हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ UN की बॉडीज़ हैं, WWF है, IUCN है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, FAO है, इन सब ने एंडोर्स किया था उस प्रोजेक्ट को। अगर सब मान गए थे, एक नहीं माना तो सिर्फ अपोजिशन नहीं मानी थी, तो वो बेशक दरख्त गिने जाकर हम उनको वेलकम करते हैं। हम दरख्त लगाएं भी सही और दरख्त जाके गिने भी सही। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो दरख्त गिनते रहेंगे, थक जाएंगे, लेकिन दरख्त सर, ये शर्त अच्छी थी, जिसे दरख्त गिनने का शौक है वो उतने नहीं तो उसके आधे के आधे लगा दे साथ में, ये कर ले। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ग्रीनरी ज़रूरी है और दूसरी तरफ कोरोना से लड़ना भी ज़रूरी है, तो ये वक्त कितना इम्पोर्टेंट है और इन दोनों मामलात को एक साथ मैनेज करना ये कितना प्रॉब्लमेटिक था और आप लोग कर पाए? बिल्कुल, ये बहुत आपने अच्छी बात की कि इसमें जो ये देखें ना, कोरोना के ज़माने में अगर एक सेक्टर जब हमने सबसे पहला खोला था तो वो ये दरख्तों का सेक्टर था। वजह ये थी कि इसमें जो एक्टिविटी है वो कोरोना सेफ एक्टिविटी है, वो जॉब्स जनरेट करती है। आप मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग करके भी दरख्त लगा सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, फायर प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। हमने 84,000 जॉब्स दिए ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड, और वो इन्हीं एरियाज में दिए गए, और अब इंशाल्लाह हम उन जॉब्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो एक कोरोना सेफ एक्टिविटी भी है, सदका जारिया भी है और मुल्क की ज़रूरत भी है। बेशक सर, फोकस आपका आज से नहीं पहले से KPK रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लांटेशन। व्हाई नॉट बलोचिस्तान सर, जहां पर बैरन लैंड है, जहां पर पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर तो ईजियर, वहां पर ज्यादा जरूरी भी है, इज़न्ट इट? जी, इसमें कल बलोचिस्तान भी शामिल था, लेकिन बलोचिस्तान में इशू ये है पानी का, और वहाँ पर दरख्त लगाना और फिर उसको पानी देना कॉस्टली हो जाता है काफ़ी। लेकिन हमने तो ये तमाम प्रोविंसेस को ओपन चैलेंज दिया था कि आप सब लोग अपने अपने टारगेट्स दें, जितने आप का टारगेट देंगे उसका आधे पैसे गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट देगी, आधे आप दें और आप लगाएं, हम इसको मॉनिटर करेंगे। ये सब प्रोविंसेस ने खुद टारगेट्स दिए थे हमें, हमने उनको नहीं कहा कि आपने कितने लगाने हैं। लेकिन बलूचिस्तान में ऑब्वियसली लैंड है, लेकिन वहाँ पे पानी का मसला है। जहाँ पानी है वहाँ पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है, और उनकी भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ थी, और वहाँ पर दरख्त हमारे लिए बड़े कीमती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक जो भी दरख्त लगता है वो उस बैरन और एरिड एरिया के अंदर बहुत फ़ायदा देता है। नो डाउट सर, इस टॉपिक से हट जाता हूँ ज़रा सा, टाइम भी मेरे पास कम है, लेकिन मुझे बताइएगा, हमने अभी कुछ देर पहले टॉपिक किया यूरो 5 का। जब हम टारगेट की बात करते हैं सर, ये हमारा टारगेट है, हमने अपने माहौल को साफ बनाना है, और ये एक मैंडेटरी था पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कि हमें अब यूरो 5 मंगवाना है, क्योंकि हमें माहौल को बचाना है। नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं था ये। अगर आप गंदे फ्यूल के ऊपर ही आप चलना चाहते तो आप अगले 10 साल भी यूरो 2 पे चल सकते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने खुद फैसला किया। देखें ना, यूरो 2 का स्टैंडर्ड 1992 में आया था, उसके बाद वो बतदरीज बेहतर हो गया, होता गया, 3 आया, 4 आया, फिर 5 आया, और ये बीच में कई हुकूमतें आई हैं, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वजह उसकी ये थी कि कुछ लॉबीज थी, उनको इस चीज़ में फ़ायदा था,
कि गंदा फ्यूल पाकिस्तान में आता रहे, वो अपने पैसे बनाते या सर सोच ये थी कि वो सस्ता पेट्रोल मिले। अभी अगर यूरो 5 आएगा सर, महंगा होगा या नहीं होगा? क्योंकि कह रहे हैं कि महंगा होगा। नहीं, महंगा नहीं, बिल्कुल महंगा नहीं होगा। उसी प्राइस पे मिलेगा पेट्रोल, और इंशाल्लाह अच्छा पेट्रोल मिलेगा जो कि 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा माहौल के लिए। सर कॉस्ट बड़ी नहीं है? क्योंकि जब हम फिनिश प्रोडक्ट मंगवाएंगे बाहर से तो कॉस्ट बढ़ती है। कॉस्ट इसकी यूरो 5 की वजह से नहीं बढ़ी, और ये इसका हमने ये कैबिनेट में भी समरी गई थी इसकी। इसका कॉस्ट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। दैट मींस सारिफ को ये कॉस्ट ज्यादा बेयर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कॉस्ट सेविंग होगी इसके अंदर, क्योंकि जब आप ये यूरो 5 डालेंगे आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है इससे। पोल्यूशन भी कम होती है और गाड़ी की माइलेज भी बढ़ती है। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, आप साथ मौजूद थे। टू ऐड और वांट टू आस्क समथिंग? मैं पूछना चाहती हूँ बस कि ये जादू होगा कैसे? इतनी क्वालिटी की चीज मिलेगी और फिर उसके बाद में कैसे? मैं इस मामले को कहीं और चलिए किसी और दिन। सर बहुत शुक्रिया मलिक साहब से बात करेंगे और इसी किसी और दिन करेंगे, क्योंकि मैं तो मलिक साहब से बात और भी करना चाह रहा था कि ये तो हमने ज़रा यूरो 5 से मुताल्लिक की, मैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी से मुताल्लिक भी बात करना चाहता हूँ। आगे के टॉपिक्स मत बताएं, टीम का होमवर्क जारी है। आगे बढ़ जाते हैं, कोयटा आपको लेकर चलते हैं। कोयटा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यूरोप से खेल वहां पर पहुंच चुका है। पार्कोर की हम बात कर रहे हैं और कोयटा में आबाद हजारा बिरादरी के नौजवानों की हम बात करें, उनकी पहचान बन चुका है ये खेल पार्कोर। ये तो बहुत मुश्किल और किरण जस्ट लुक एट दिस विजुअल, इट्स स्पेक्टेकुलर। मैं कहता हूं छा गए हैं। बलोचिस्तान की बात हो रही है, कोयटा की बात हो रही है, कोयटा की बात हो रही है। जबरदस्त जी, छा गए लोग हैरान रह गए। अब ये किरण ज़रा रोजाना इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद इतनी जबरदस्त वीडियो हमारे सामने आई है। तो वन ऑफ दोज पर्संस हमारे पास इस वक्त मौजूद है, अल्ताफ हुसैन साहब। बहुत मुश्किल है। Yes, they are heroes। क्या जबरदस्त वीडियो, मुझे इतनी जबरदस्त वीडियो लगी है कि मैं बार बार देख रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब ने मैं ज्वाइन किया। अल्ताफ साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे प्लीज ये बताइएगा ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा हम एक ग्रुप बनाना है और इस ग्रुप की ये वीडियो, और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर आएगी जिसमें ऊंची दीवारें भी हैं, जिसमें चट्टानें भी हैं, पथरीली जमीन भी है। छोटे पूछे ना कितनी लगी, बाद में पूछेंगे किरण, पहले पूछते हैं आइडिया कैसे आया। छोटे बाद में। अब बताएं जी। जी आउज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्ताफ। आपकी आवाज़ ठीक से हम तक आ नहीं रही, उसको हम फिक्स करते हैं। दोबारा आपकी तरफ वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए किरण आए और जबरदस्त जी, क्या बात है। चलिए मुझे एक बार दिखा दे जरा, ये दिखा दे जरा हमारे लोगों को भी और हमको भी। एक बारी फिर चेक करके दिखाओ, लेकिन तब करके दिखाओ जब थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। कोहनी, अपने दांत, अपना चेहरा, अपने घुटने बचाओ। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उस प्रैक्टिस के दौरान एहतियात करना बहुत जरूरी है। किरण के देखिए तो मतलब पूरे घर फैलांग लेते हैं। इन लोगों ने कितने दिन प्रैक्टिस की होगी इस सब की? कुछ इनकी सोलो एफर्ट्स रही होंगी, कुछ ग्रुप एफर्ट्स रही होंगी। कितने घंटे की प्रैक्टिस। इंस्पायर हो गए ना, फिर इंस्पायर तो हम रोज किसी न किसी से हो जाते हैं, किसी न किसी के काम से, लेकिन उसे फिर खुद करना ये बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इतना मुश्किल टास्क, चैलेंज था, वाकई चैलेंज था। तो अल्ताफ हुसैन मुझे ज़रा बताइएगा, ये पैशन, ये शौक, इसकी बुनियाद क्या है? कैसे ये सब शुरू हुआ? ना आपने कहा हमको डरना नहीं है, उछलेंगे, कूदेंगे, कलाबाजियाँ खाएंगे, सबको दिखाएंगे वीडियो बना के। अल्लाह मेरी आवाज़ जाए इनको। अल्ताफ आपको आवाज़ आ रही है? आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम लोग इनसे बात कर सकें, बहुत कुछ पूछ सकें। आई थिंक ही इज लिसनिंग। अल्ताफ अब आपको आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताइएगा अपनी इस प्रैक्टिस से मुताल्लिक आइडिया आया, फिर आपने पूरा ग्रुप बनाया, फिर वीडियो बनाई, प्लीज़ शेयर दैट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है। तो मेरा प्रोफेशन पार्कोर है। तो मुझे इसका पार्कोर का शौक़ बचपन से हुआ था। फिल्मों में स्टंट्स देख के, जैकी चैन का स्टंट्स देख के, मतलब इस तरह स्टंट्स देख के मुझे शौक़ पड़ गया। तो बचपन से ही मुझे शौक़ पड़ गया था इस चीज़ का। फिर मुझे इस फील्ड में 8 साल हो रहा है। तो मैं हज़ारा पार्कोर का मेंबर हूँ। तो हज़ारा पार्कोर भी बेसिकली 13 ईयर्स हो रहा है उसका। तो ये हज़ारा पार्कोर में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? फिलहाल तो हज़ारा पार्कोर टीम में 15 मेंबर्स है। ओके, और ये गुज़श्ता 13 साल से ये है, और 13 साल से ही 15-35 या इनकी प्लीज एज भी बताएं। सबसे छोटी उम्र का कौन है? सबसे छोटी उम्र मतलब उसका टीनेजर है। जी जी जी। अच्छा,
और प्रैक्टिस आप लोग अलग अलग करते हैं? प्रैक्टिस आप लोग अलग अलग करते हैं, सारे मिलके करते हैं? नहीं, साथ प्रैक्टिस तो साथ करते हैं, मतलब इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। मतलब सहूलत तो नहीं है हमारे पास, तो इसी तरह ग्राउंड पे कच्ची मैदानियों पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वहीं पर ज्यादा अच्छा भी लगता है। फिर चोटें भी लगती हैं? खुद को चोट से, इंजरी से भी बचाना होता है? काफी इसमें चोट लगता है। जी, पार्कोर ऐसी गेम है, मतलब इसमें चोटें बहुत लगते हैं, हाथ पाँव निकलते हैं, तोड़ भी सकते हैं। मतलब आपको कितनी बार चोट लगी अल्ताफ? मुझे काफी चोटें लगे, तो मतलब अगर शौक हो इस फील्ड में तो चोटें मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मुझे अल्ताफ ये बताएं कि ये इतनी ज़बरदस्त वीडियो है कि वो देखकर लगता है किसी मूवी का सीन है, और मूवी में तो हम देखते हैं वो समटाइम्स तो फेक स्टंट्स भी होते हैं, लेकिन आपका शौक है किसी मूवी में काम करने का और स्टंट वहाँ पर दिखाने का? जी, पहले मतलब इसी काफ़ी मुख्तलिफ टीवी शोज़ में काम किया, कमर्शियल्स में स्टंट किया, मतलब तीफा इन ट्रबल, फिर नेस्ले नेस्फ्रूटा फनकार में भी हम लोगों का परफॉर्मेंस है। इसी मुख्तलिफ से इवेंट्स में हम लोगों को इनवाइट करते हैं। सही। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में भी मतलब हम लोगों का स्टंट है। आप लोग मतलब शौक भी मुझे और इससे मजीद आगे बढ़ने का। वाह वाह वाह। अच्छा, अभी आपने जैकी चैन की बात की ना, तो वो तो 365 दिन और 365 का डबल और कभी 365 इंजरीज उनको आती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने खुद को इंजरी से बचाना सीखा। इसके लिए उनको लोग भी मिले, मेडिकल टीम मिली, फिर उनको उनके फाइटर्स मिले, इंस्ट्रक्टर्स मिले। आप सारे ग्रुप को ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं, खुद को बचाना पड़ता है? जी, मतलब सब हमारे ऊपर है। मतलब हम लोग अपने आप की मदद चल रहे हैं अभी तक, कि मतलब अभी तक कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं है। मतलब हम लोगों को हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। कैसा प्लेटफॉर्म? एज अकेडमी भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मैं किरण जब आप सवाल कर रही थी ना, तो मैं लिटरली उस विजुअल में खो गया था। अल्ताफ, इतनी ऊंचाई से जंप, इतनी ऊंचाई से जंप, ये बहुत डेंजरस है। जी, मतलब 2 मंजिल से भी हम लोग जंप किया हुआ है। 2 मंजिल से जंप। और ये मुझे बताइए कि अगर 2 मंजिल से आप जंप कर रहे हैं और अगर खुदा ना खास्ता आपको या किसी को चोट लगती है, तो फिर वो जो तिब्बी सहूलत है ना, मेडिकल हेल्प, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल, वो कितना करीब या कितना दूर? तकरीबन 1 घंटा दूर है हम यहाँ से। ओके, लेकिन हॉस्पिटल का मुझे अल्ताफ ये बताएं, क्योंकि यहाँ के मनाजिर देखकर मुझे लग रहा है कि ये जो फुर्ती है ना, ये हेरिडिटरी है, ये ऑलरेडी वहाँ के सब बच्चों की यही फिटनेस है, यही उनकी फुर्ती है, यही उनकी एक्टिवनेस है। ऐसा ही है, ये वहाँ का माहौल ही ऐसा है। जी, मतलब पार्कोर तो बेसिकली इसका मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ मैं, पार्कोर क्या है। मतलब आपने अपना प्रॉपरली से आपने अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना है। मतलब किस तरह मैंने हवा में घूमना है, मतलब क्या करना है। जब भी आप मंजिल से जब गिरोगे तो अपने ज़हन में यही होगा कि मैंने गिरना तो है, लेकिन किस तरह गिरना है, मतलब ये सेफ हो, प्रॉपर लैंडिंग हो। कैसे गिर के फौरन कलाबाजी खानी है, ये बहुत ज़रूरी है टू लर्न दैट। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, अब चूँकि आप नया दिन के प्लेटफॉर्म पर, समा के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, अब आम पाकिस्तानी भी आपको सुन रहे हैं, अब आपके सूबे के लोग भी करता धरता भी आपको सुन रहे हैं, अब हुकूमतें आपकी बात सुन रही हैं। तो अगर आप चाहें तो इस वक्त ये अपील कर सकते हैं कि आप लोगों को मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए, आपको कोई ऐसी टीम मिलनी चाहिए कि जो आपको चोटों से बचाए, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराए। कहीं आप कमज़ोर पड़ रहे हो तो वो आपका साथ देने के लिए मौजूद हो। अगर आप चाहें तो अब इस वक्त सब आपको सुन रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे मतलब आप सबसे मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है मुझे कि मतलब सब स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करें, मतलब उसके हौसला अफजाई के लिए कुछ सपोर्ट के, या मतलब हेल्थ केयर के लिए हिसाब से जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सके वो करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बात बताएं, जो लोग आपको देख रहे हैं और स्पेशली जो यंग लोग आपको देख रहे हैं, जो कि शायद इंस्पायर हो गए होंगे और वो खुद करने की कोशिश करेंगे, प्लीज़ एक तो बताएं कि खुद अगर करना है तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस पर बात कीजिएगा। जी, तो इस चीज़ के पहले आपने मतलब आपने घर में भी हो सकता है, ये आपने करना है, मतलब वर्कआउट करना है अपने बॉडी को, मतलब पहले तैयार करना है फ्लिप्स के लिए।
बाद में 2-3 महीने बाद आपने जाके पार्कोर मतलब स्टार्ट करना है। मैं कर सकता हूँ, फिजिकली वर्कआउट करना है। मैं कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। जी आप भी कर सकते हैं। लेट्स गो टू क्वेटा। हुसैन, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में। बादशाह शोएब वैसे भी कर सकते हैं, मैंने इनको देखा है कुछ टफ किस्म के, मैंने ना आपको टास्क निभाते हुए ना खुद ही खुद से। थैंक यू किरण, वो मुझे याद है। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आपको शुक्रिया हमें देखने का, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे। कर अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोरोना गया नहीं है, इधर ही है, तो एहतियात करो ना और बाय बाय करो ना।